डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं। 36 महीने का करंट अफेयर जो है हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम लोग इसको कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 28 मई को होना है ना। 28 मई 2023 को होना है। समय ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि अभी भी समय काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पर वो किसी गलत फहमी में है। अगर यहाँ से भी वो नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं पर एग्जामिनेशन में उन्हें दिक्कत होगी। इस चीज़ की मैं आप लोगों को बिल्कुल अश्योरेंस देता हूँ। तो समय कम है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता और तनाव मन में रहता है वो यही रहता है कि करंट अफेयर को कहाँ से कवर किया जाए, कितने महीनों का करंट अफेयर कवर किया जाए, कौन से सोर्स फॉलो किए जाएं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में रहती हैं, है ना। जब से चैनल की शुरुआत हुई थी, क्वालिटी कंटेंट की मैंने बात की थी पहले ही दिन से आप लोगों के साथ, और तब से ही मैंने इस क्वेरी को सबसे ज़्यादा फेस किया है कि सर करंट अफेयर शुरू करवा दीजिए, सर करंट अफेयर कहाँ से करें, सर कौन सी मैगजीन पढ़ें, कौन सा पेपर पढ़ें। एवरीथिंग जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न थे वो सब आप लोगों ने पूछे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर सबसे ज़्यादा चिंता जो है बच्चों के मन में करंट अफेयर को लेकर लगातार बनी रहती है, और ये चिंता आपकी गलत है भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, समझ में नहीं आता कि क्वालिटी का कंटेंट है कौन सा, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो उन सब चीज़ों को चलते हम लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि देखिए यूपीएससी मैंने आपको बताया है ना कि कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है अब, ठीक है। कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर मतलब अगर आप एक चीज़ सोच के देखिए ना, कुछ बच्चों के मन में हो सकता है कि सर ये ज़्यादा समय तो नहीं है 36 महीने। एक चीज़ ध्यान से समझो, देखो अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में पिछले 3 साल में मान लीजिए यूपीएससी 1 साल से पुराने के करंट अफेयर में मान लीजिए 5 प्रश्न पूछता है, और इतने तो आते ही हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। अब 5 प्रश्न की वैल्यू समझ सकते हैं क्या आप, कितनी होगी? 5 × 2 कितने हुए? लगभग 10 नंबर। और कट ऑफ से आप लगभग 1 2 इतने नंबर से रह रहे हैं, तो 10 नंबर कितना इंपॉर्टेंट करता है, और कहीं इससे ज़्यादा पूछा गया। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो। देखो ये तो आपको पता ही है कि मई 2022 से मई 2023 का हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ से समझो एक चीज़, ध्यान से समझो इस चीज़ को। देखो अगर आप लोगों के मन में ये है कि भाई ये समय ज़्यादा तो नहीं है या कुछ ऐसा, इसीलिए तो सीरीज़ लाया हूँ ना कि आप लोगों को ना भटकना पड़े। अगर आपको मैं ये बोलूँगा, अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूँगा कि आप 36 महीने का करंट अफेयर खुद से कवर करो, अगर खुद से कहूँगा ना तो आप लोगों की पूरी, मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, है ना। इवन ज़िंदगी का मतलब ये है कि अभी अगर 6 महीने का जो समय बचा है, सारा ही आप 15 घंटे इधर ही देते रह जाएंगे डेली के, आपका करंट अफेयर कवर नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने आपके काम को आसान करने के लिए ये चीज़ लाया हूँ ना, ताकि आप लोगों की दिक्कत कम हो, आप लोगों को ना पढ़ना पड़े। अगर मैंने बोला ना, अगर किसी बच्चे को मैं बोलूं कि आप अपनी तरफ से ये चीज़ें कर लो तो आप लोगों को बहुत समय लगेगा, वो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी भी नहीं होगी, वो रणनीति गलत होगी एकदम। तो आप लोग स्टैटिक पे फोकस करें, है ना, पढ़ते रहें। आप लोग करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियोस आप लोग देख लें, लगभग 50 वीडियो आएंगी, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। मैक्सिमम कंटेंट मैं यहां से कवर आप लोगों को करवा दूंगा। वो आप लोगों ने जितनी वीडियो अभी तक देखी होंगी, 4 5 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर वो कभी समझ आ भी नहीं सकता है ना। हर लाइन में मैंने क्वेश्चन की बात की है कि इस तरह सा प्रश्न बन सकता है। कंटेंट जो होता है और क्वालिटी का कंटेंट क्या होता है, इस पर आप लोग कहीं ना कहीं पर उसको डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि मैंने मान लीजिए मिनिमम क्वेश्चन बताया कि मिनिमम मान लीजिए 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, या फिर जो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर से आते हैं, तो 10 नंबर का इजाफा आपको यहाँ पे होता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक चीज़ देखें कि देखो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर का मतलब पता है क्या होता है, ये है कि प्रीवियस ईयर में तो वही बॉडीज आई होंगी न्यूज़ में। अब मुझे एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग है भारत का, क्या वो इसी साल न्यूज़ में रह सकता है क्या? प्रीवियस ईयर में तो वही न्यूज़ में रहा होगा ना, तो कम से कम क्लियर हो जाएगी ये चीज़। सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, ईडी के बारे में, ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी में ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। आईआर में मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस बार आप बहुत सारी बॉडीज़ आज हम की वीडियो में हम देखेंगे, एससीओ पढ़ रहे हैं, या G20 पढ़ रहे हैं, G7 पढ़ रहे हैं। ये क्या, ये इसको आप क्या बोलो, करंट अफेयर कहोगे? ये कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर है। तो इसको हम पर हमारी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सोचेंगे तो फिर तो 5 नंबर, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, पता नहीं इनकी संख्या बढ़कर 15 20 तक चली जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप उसको एक श्रेणी में नहीं डाल सकते कि वो प्रीवियस ईयर का ही है, 12 महीने का ही है, नहीं। वो प्रीवियस करंट अफेयर, 3 4 साल पुराना करंट अफेयर में भी वही न्यूज़ थी,
ठीक है, तो हमें बस वही चीज़ों को फोकस करते हुए मैं बस इतना कह रहा हूं आपको कि इन वीडियोस को, जो 50 वीडियोस आएंगी, इनको देख के नोट्स बना लीजिए और इनको लास्ट टाइम में स्पीड बढ़ाकर यूट्यूब पे रिवाइज कर लीजिएगा। अपने नोट्स साथ में रखिएगा, इसको स्पीड से बढ़ाइएगा और जल्दी जल्दी इसको सुनते जाइएगा, नोट्स की तरफ देखते जाइएगा। मैं कहता हूं आप लोगों का इतना अच्छा बेस प्रिपेयर हो जाएगा करंट अफेयर का, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, क्योंकि सिर्फ करंट हाँ करा रहा हूं मैं, इसमें स्टैटिक कितना अच्छे से लिंक करने की मैंने कोशिश की है ना। तो आपका करंट प्लस स्टैटिक एक बहुत अच्छा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं है तो आप चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आज का हमारा पार्ट 2 है इंटरनेशनल करंट अफेयर का, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसको लेकर हमारा एक पार्ट बन चुका है। अब आगे हम लोग चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पिछली वीडियो में भी की थी, अब आगे चलते हैं उससे। देखो एक ना यूनाइटेड नेशन का है यूएन क्लोज, इसको ध्यान से समझ लो। इससे रिलेटेड कौन कौन से जो हैं आपके न्यायिक निकाय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, 2019 में भी सवाल है, 20 में भी है, 21 में भी है, ठीक है, 22 में भी इसको लेकर सवाल है। तो आपको ये लगातार इसको लेकर, इसको ये न्यूज़ में रहता भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी भी इससे निकल कर आती हैं। समझो ये है क्या। देखो सबसे पहले तो इस चीज़ को एक ना न्यूज़ में क्यों रहता है ये, देखो एक ना वो है, मामला है जिसको बोलते हैं, ये भी याद रख लो, एनरिका लेक्सी विवाद। अगर मान लीजिए हल्का सा यूपीएससी पूछ ले, मान लीजिए ये है क्या, ठीक है, मान लीजिए अगर कई बार आजकल यूपीएससी को पता नहीं क्या हो गया है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, न्यूज़ में था ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। ये एक समुद्री विवाद है, ठीक है, भारत और इटली के बीच में है। देखो हुआ कुछ नहीं था। देखो एक बात क्या है कि इतालवी जो नौसैनिक हैं, उन्होंने हमारे 2 मछुआरे को मार दिया था, ठीक है। अब उनका अपना पक्ष था कि ये हमारे टेरिटोरियल में थे, इस वजह से हमने गोली चलाई, जो भी चीज़ें उस वजह से रही उसमें न्यूज़ में, तो ये विवाद चला भारत। और हालांकि ये मुकदमा भारत हार भी गया था, भारत को कहीं ना कहीं पर इन लोगों को आज़ाद करने के लिए ऑर्डर देखने पड़े, वो चीज़ें छोड़ो। बट मेन ये समझो, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न किस पे पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि ये विवाद है क्या, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक समुद्री विवाद है और किसके बीच में, भारत और इटली के बीच में, इतना बस पता होना चाहिए, बाकी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ेगी तब हम बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा ये देखो, अब ये विवाद जो है ना, ये यूएन क्लोज के तहत एक निकाय में गया, ITLOS, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है। इसके तहत हम ही इसी को तो बात करने वाले हैं कि इसके तहत जो यूएन क्लोज जो है, इसके तहत कौन कौन से निकाय, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो यूएन क्लोज जो है ना आपका, इसके बारे में पढ़े है, तो ये है क्या। देखो सबसे पहले देखो, ये है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ठीक है, याद रखोगे बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है। किसके लिए है ये, ठीक है, ये अपनाया गया था। सबसे पहले देखो, ये 1982 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिससे 1982 में अपनाया गया था। और है क्या ये, इसको 1982 में अपनाया, 1994 में लागू हो गया, ये इतना याद रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखो कि ये अपनाया कब गया था, 1982 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब ये है क्या, इसको लेकर समझ लो चीज़ें। देखो इसे ना लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है, कन्वेंशन, ठीक है, और लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है, कन्वेंशन और ट्रीटी कहा जाता है। बेसिकली क्या है ना, समुद्र से जुड़ी हुई चीज़ें को लेकर रेगुलेशन क्या है, इसको लेकर इसको बनाया गया था। देखो महासागरों में राष्ट्रों द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं, जो अधिकार और दायित्व है ना, जैसे मान लीजिए ये सागर हैं, ठीक है, आपको पता ही है कितने समुद्र हैं, इन सब को लेकर जो राइट्स क्या होंगे और ड्यूटीज क्या होंगी, किसकी, देशों की, आपको पता है, इनका यूज कैसे किया जाएगा, इनका टेरिटोरियल सी भी होता है, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र हैं उसमें उनकी सीमाएं और उनसे लेकर उनका अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसको लेकर ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, ठीक है। समुद्र से जुड़ी हुई आप ये सोचो कि राष्ट्रों द्वारा उनमें, उस समुद्र में कौन कौन से राइट्स, उनके अधिकार होंगे, कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज़ होंगी, उससे संबंधित ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। दूसरा, अब देखो, अब समुद्र से जुड़ा हुआ है मान लीजिए, तो इसमें इसके समुद्री पर्यावरण को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी तो जारी करेगा ये,
है ना, कि आप सुरक्षित रखो। आपको पता है वहां पर जलीय जीव होते हैं, उनका सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना केवल समुद्री पर्यावरण के लिए बल्कि वैश्विक पर्यावरण के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से भी उसका सही रहना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए भी एक समझौता है कि किस तरह की किसी डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा, इसके लिए ये बनाया गया था। एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में आना चाहिए कि जो यूपीएससी का फेवरेट चीज रहती है, क्या भारत है क्या इसमें? अब आप खुद सोच के देखो इसको प्रैक्टिकली, समुद्र को लेकर चीज है कोई भी, तो भारत कैसे इससे अलग रह सकता है ना? तो भारत भी इसमें 1982 में ही शामिल हो गया था, हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। 1995 में भारत ने इसकी अभी पुष्टि कर दी थी, क्योंकि 1994 से ये लागू हुआ था, 95 में भारत ने अभी पुष्टि कर दी। ये ईयर्स इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो भारत है इसमें, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको समझो, ठीक है। यूएन क्लोज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब यूएन क्लोज के तहत ना कुछ निकाय, अब आप एक चीज सोच के देखो, अब ये तो बना दिया, ये तो एक समझौता है, बट अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इस समझौते को लेकर मान लीजिए कोई विवाद आता है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, सिस्टम। तो सिस्टम है, ठीक है। कौन कौन से निकाय इसके तहत, जो मैंने आपको बोला ना ITLOS, इसके लिए, इसके तहत ना 3 निकायों का गठन किया गया। बहुत ध्यान से समझ लो, तीनों पे प्रश्न यूपीएससी लगभग पूछ चुका है, ठीक है। और मैं बता दूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वो है भी कौन, ठीक है। ये 3 निकाय हैं, इनका मैं आपको नाम भी बताऊंगा और आपकी इसको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखेंगे। देखो पहला जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ठीक है। इसको, इसकी तो फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे जो मैंने बोली है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, लिख देता हूं इंटरनेशनल, एक तो समय की कमी है, कंटेंट हमें ज्यादा करना है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको ICA को ये बोलते हैं। और ये वाला जो है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट फिर भी याद रख लो, कमीशन ऑन द लिमिट्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्या लिमिट्स होगी उसको लेकर ये चीजें हैं। लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं फुल फॉर्म, आप देखिए ना, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं हर चीज़ की फुल फॉर्म लिखने लगूंगा ना तो हम लोग बहुत डिले हो जाएंगे। मान लीजिए आपको इशू आता है, आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा, आपको पूरी स्पेलिंग इसकी मिल जाएगी, है ना। परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर कि समझ में नहीं आया, सिर्फ उसका जो मेन क्रक्स है वो समझने की कोशिश करो कि इसमें डिफरेंस है क्या, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसको और इसको देख लो, समझ लो भाई चीज़ें हैं क्या, डिफरेंस क्या है। पहली चीज़ तो ये याद रखना, तीनों ही यूएन क्लोज के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। ये यूपीएससी बहुत ज़्यादा इसमें उलझाता है, याद रखना, ठीक है। इसी समझौते के तहत इन तीनों को स्थापित किया गया है, पहली चीज ये। अब दूसरा इसको समझो पहले, ये क्या है, देखो ये जो कन्वेंशन, ये वाला जो समझौता है ना, यूएन क्लोज जो है, इसके तहत जो कोई प्रावधान जो किए गए हैं उनकी व्याख्या करेगा ये। एक तो उनकी व्याख्या करने के लिए है। दूसरा, अगर मान लीजिए इसको लेकर कोई विवाद है, ठीक है, देशों में हो जाता है ना, विवाद हो जाता है, उसका निपटारा भी करेगा ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल, टी से याद रखेंगे, ये ट्रिब्यूनल है। और ट्रिब्यूनल भारत में क्या करते हैं, विवादों का निपटारा ही तो करते हैं, तो फिर वो भी वही काम करेगा, ठीक है। तो एक तो इसमें जो प्रावधान है उनकी व्याख्या करेगा और एक इनके विवाद को लेकर निपटारा करेगा, ठीक है। इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पे समझो, ठीक है, ये स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। मैंने बोल ही दिया, ट्रिब्यूनल है तो न्याय करने का काम है, बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विवाद किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्री जीवित संसाधन जो है, ठीक है, उसको लेकर विवाद हो, समुद्री संसाधन को लेकर विवाद है, ठीक है, जैसे, ठीक है, उनके जैसे मान लीजिए समुद्री क्षेत्र का परिसीमन जो है, ठीक है, कहां पर कौन सी बाउंड्री होगी उसको लेकर मान लीजिए विवाद है, ठीक है। उसका संरक्षण, नौ संचालन को लेकर विवाद है मान लीजिए, ठीक है, कौन सा जहाज कहां से गुजरेगा, ये सब चीजों को लेकर विवाद है। तो इनको लेकर ये चीजें यहां पर ये देखेगा, ठीक है। एक चीज यहां पर याद रखो, जहां पर यूपीएससी उलझा सकता है वो ये कि इसमें मान लीजिए पक्षकार जो देश हैं, इसमें जो शामिल हैं, जिन देशों ने, जैसे भारत इसमें शामिल है, वो तो शामिल हो ही सकते हैं, प्लस इसमें निजी संस्थाएं भी अपील कर सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका जहाज है या कुछ ऐसा है, ट्रेड करते हैं ना वो लोग भी, तो निजी संस्थाएं भी अपील कर सकती हैं। यहां पर यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतना जान लो, बहुत है। समझ में आया ना एक चीज क्या है, अगर नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना भाई, हम आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से देखो। अब देखो ये क्या है,
देखो ये जो है, ये एक तो याद रखो, एक तो अंतर सरकारी निकाय, मतलब सरकारें इसमें शामिल है। ठीक है, अंतर सरकार बहुत न्यूज में रहता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लेकर सवाल भी पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। ठीक है, अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। दूसरी चीज ये है, इसको भी यूएन क्लोज द्वारा स्थापित किया गया है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, एक तो हम लोग अभी बात करेंगे, देखिए टेरिटोरियल सी क्या होता है, या फिर एक आप देखेंगे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, वो तो समझ में आता है। ठीक है, ईजेड वगैरह उसको लेकर अभी हम समझेंगे। लेकिन आप एक चीज सोचो कि ऐसा जो समुद्र जो है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सीमा तो बन गई, मान लीजिए ईजेड यहां तक खत्म होता है, उसके बाद ना अंतरराष्ट्रीय समुद्र शुरू होता है। उसमें उसमें जो संसाधन है, ठीक है, राष्ट्रीय, आप इसको ऐसे याद रखो, राष्ट्रीय सीमाओं से परे जो हैं, जो समुद्री समुद्र है, उसमें जो संसाधन है, उसमें जो संसाधन है, ठीक है ना, उनके जो खनिज वगैरह होते हैं ना, जैसे खनिज वगैरह, पहला मोटालिक जो न्यूडल्स होते हैं ना, उसके बारे में आप लोग देखेंगे, वो मिनरल होते हैं एक तरह के, उसमें काफी जिंक और ये सब चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो खनिज होते हैं, इनका इनका नियमन करना है, विनियमन वगैरह, कि किसको किसको अथॉरिटी मिलेगी इसका दोहन करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, कौन से देश जो है उसमें दोहन कर सकते हैं, परमिशन लेनी होती है यहां से। मैं आपको ये चीज बताऊं, जैसे भारत को भी ऐसा कुछ करना था, तो भारत को सीबेट, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ी थी, और मिल भी गई थी भारत को। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसको हर देश की जरूरत होती है, तो वो बर कौन सी राष्ट्रीय सीमाओं से परे, मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, राष्ट्रीय सीमाओं। राष्ट्रीय सीमाओं में तो आप खुद सोचो ना, राष्ट्रीय सीमाओं में हमें परमिशन लेने की जरूरत है क्या? क्यों जरूरत है? जब हमारी राष्ट्रीय सीमाओं के तहत तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अगर हमें परमिशन लेनी है किसी खनिज का दोहन करने के लिए, खनिज मतलब समुद्री संसाधन जो हैं उनके दोहन के लिए हमें जरूरत पड़ती है, तो हम किससे अथॉरिटी लेंगे? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी यूएन क्लोज में शामिल है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का भी पक्षकार माना जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। ये विवाद निपटारे के लिए है, व्याख्या करता है। ये जो है अंतर सरकारी निकाय है, खनिज से मतलब इतना याद रखो कि जो इंटरनेशनल सीबोर्ड अथॉरिटी है, इसमें एक वर्ड आप याद करोगे तो वहां याद आ जाएगा खनिज। बस इतना याद रखना कि खनिज से रिलेटेड चीजें जो हैं ये देखता है, और अगर विवाद वगैरह है उसके निपटारे से लेकर ये चीजें ये देखता है। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये क्या है, इसका क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, ये अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया ईजेड है, ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है वो। उससे परे, जैसे मान लो राष्ट्रीय सीमाओं से परे जो चीजें हैं, उसमें ना अगर मान लीजिए सीमाएं जो हैं, अब कोई देश आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है, कि नहीं ये मेरी सीमा है नहीं है, उसको लेकर ये कुछ विवाद होते हैं, तो ये देख लेता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है, बट ये है कि ठीक है, इसको देख सकते हो आप थोड़ा सा, कल को यूपीएससी पूछ ले क्या एस्टैब्लिश किया गया था, इसका नाम से ही देख लो ना, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लिमिट क्या होगी, इससे जुड़ी चीजों को कौन देखता है? सीएलसीएस। ठीक है, अब यहां से क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं भाई। ठीक है, तो एक तो ये समझ में, एक और देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। ठीक है, इसको समझ लो भाई, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में पीसीए बोलते हैं इसको। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ठीक है, एक तो ये देख लो 1899 बहुत पुराना स्टैब्लिश किया गया था ये में स्थापित। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये याद रखो कि स्टैब्लिश कब किया गया था। यूपीएससी ना कई बॉडीज को लेकर पता है क्या पूछता है, क्या ये देश की आजादी से पहले स्टैब्लिश की गई थी? ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि हाँ ये बहुत पुरानी बॉडी है, 1899 में स्टैब्लिश की गई थी। और कहां पर स्टैब्लिश की गई थी? हेग में, नीदरलैंड में है ये जगह। ठीक है, एक कन्वेंशन था, कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसके कन्वेंशन के तहत स्टैब्लिश की गई थी, इतना याद रखो। दूसरा है क्या? अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब तो यूपीएससी पूछना छोड़ चुका है, बट पहले पूछता था कि ये बॉडी क्या है, तो उसमें नीचे एनजीओ है, अंतर सरकारी संगठन है, क्या है, बट याद रखो कोई पता नहीं है, यूपीएससी बाद में भी अब भी पूछ सकता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, याद रखो। ठीक है, तीसरी चीज ये है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए राष्ट्र हैं, राष्ट्र की संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, निजी पक्ष हैं, इनको किसी तरह के मान लीजिए विवाद हो गया, ठीक है, उसका लेकर ये समाधान करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विवाद वगैरह जो होते हैं, इवन ये भी समुद्र से जुड़े विवादों का ही निपटारा करता है।
ठीक है, बहुत ज्यादा पक्ष इसमें क्लैरिटी, कई जैसे विवाद है, मैंने आपको बताया ना कि भारत में पहले उधर भेजा गया था इन्होंने विवाद, जो इससे पहले हम लोगों ने संस्था देखी, ITLOS देखा ना, वहां से पहले विवाद वहां गया था, वो जो लॉक्स का मामला था ना, जो अभी हम लोगों ने बात किया था कि इटली वाला जो था, एनर्का एनरिका लेक्सी मामला जो था, वो मामला पहले यहां भेजा गया था, फिर इस निकाय ने क्या किया, इस मामले को भेज दिया यहां पर PCA के पास, ठीक है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पर उन्होंने अपना निर्णय दिया था। तो दोनों संस्थान जो हैं निर्णय लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, बट बस इतना याद रखो ये बहुत पुराना संस्थान है, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है, विवाद वगैरह होता है तो मेन मेन कहीं ना कहीं पर इसी का डिसीजन जो है वो माना भी जाता है। चीन जैसे देशों ने माना भी नहीं था, आपको पता है ना, चीन को ये बोला गया था कि साउथ चाइना सी जो है वो आपकी टेरिटोरियल, आप इतना ज्यादा उसको बढ़ाकर नहीं रख सकते हैं, बट चीन ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, ठीक है। चीन कब्जा करता रहता है वहां पर, कई देशों के क्षेत्र अधिकार, मतलब जो भूमि है उन पर कब्जा करता रहता है, आर्टिफिशियल वो बनाता रहता है द्वीप, ठीक है, कृत्रिम द्वीप बनाता है चीन अपनी तरफ से, ठीक है। तो खैर ठीक है, इसको लेकर कभी और बात करेंगे। तो ये याद रखेंगे आप, समुद्र उसको लेकर ही है ये। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर से आ जाती है यहां पर, क्या भारत इसमें है क्या, ठीक है, तो भारत इसका भी सदस्य है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे भाई। PCA को याद रखेंगे, बाकी दो बॉडी मैंने पहले देख ली हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला ITLOS, और एक हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, भूलेंगे नहीं भाई, एक हम लोगों ने CLCS देखा, ठीक है। एक चीज और जल्दी से देख लेते हैं जो कई बार इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है उसमें, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई, जैसे मान लीजिए ये भारत का, ठीक है ना, ये आपको पता है इस तरह से भारत है नीचे, दक्षिण एशिया, दक्षिण भारत जो हमारा इस तरह से है, तो आप यहां से समुद्र में है ना। अब देखो, मान लीजिए इधर इधर देख लो चाहे इधर देख लो, कोई भी देख लो, मान लीजिए ये चीज है, ठीक है। एक तो होता है जैसे इंटरनल वाटर, ठीक है, इंटरनल वाटर क्या होता है, हमारी नदियां, नाले, बांध, जो भी चीजें हैं, और इवन यहां तक जो चीजें हैं वो हमारा क्या माना जाता है, इंटरनल, आंतरिक जल बोलते हैं उसको, ठीक है, आंतरिक जल बोलते हैं। इस पर हमारा पूर्णतः अधिकार है, कोई छेड़ नहीं सकता। हमारे देश का आंतरिक जल है तो भैया कौन आएगा छेड़ने, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक चीज तो ये याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आधार रेखा से जो बेस लाइन होती है, भूमि की ओर स्थित जल क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको लेकर आप लोगों को परेशान नहीं होना, पूरा हमारा अधिकार होता है इसको लेकर। दूसरा एक देखो, एक होता है टेरिटोरियल सी। अब यहां से मान लीजिए ये बेस लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये बेस लाइन है, यहां से लेकर आप ये देखो, ये यहां 12 मील बोलते हैं इसको, समुद्री मील, समुद्र में ना किलोमीटर नहीं चलता है, मील होता है, तो 12 मील तक अगर आप देखेंगे ना, इसको बोलते हैं क्या, टेरिटोरियल सी, ठीक है, प्रादेशिक जल, प्रादेशिक सागर बोल लो, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं इसको। यहां पर भी हमारा पूर्ण अधिकार है, किसी देश का कोई हमें कुछ कह नहीं सकता है, ठीक है, 12 मील तक भी हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद क्या चीजें हैं भाई, अब जैसे यहां से लेकर ना, इसी बेस लाइन से लेकर 24 मील तक अगर आप देखोगे, यहां मान लीजिए यहां होता है 24 मील, तो 24 मील हो गया जैसे यहां, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र, ठीक है, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, इतना याद रखो, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, समुद्र की स्तर और तल पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, बट हवाई या अंतरिक्ष के अधिकार यहां पर नहीं मिलते, ठीक है, इतना याद रखोगे कि हवाई और अंतरिक्ष, मान लीजिए वहां से जहाज उड़ रहा है ना, मान लीजिए किसी देश का जहाज जा रहा है, तो हम रोक नहीं सकते उसको, और उसके ऊपर अंतरिक्ष को लेकर चीजें हम ये नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि हम यहां पर जाकर अपना रॉकेट भेजेंगे या कुछ चीजें भेजेंगे, तो ये दावा यहां पर इसमें नहीं मिलता है संलग्न क्षेत्र में, ठीक है। अब यहां से इसी बेस लाइन से लेकर अगर आप देखेंगे 200 मील तक जो है आपका, ये है EEZ, ठीक है, जिसको लेकर कंफ्यूजन रहती है, ये EEZ है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ना खनिज वगैरह पर तो अधिकार है कि आप कर सकते हो, दोहन कर सकते हो, बट उसके अलावा आप बाकी चीजों का राइट ज्यादा इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें EEZ का दावा वगैरह मिल जाता है कि आप जीवित संसाधन जो हैं उसके अंदर आप वो कर सकते हो, ठीक है, बट ये है कि यहां पर नौ संचालन वगैरह को लेकर आप रोक नहीं सकते किसी का जहाज, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर अलाउ होती हैं, आपको मना नहीं किया जाता, बट हाँ खनिज क्षेत्र वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत अच्छे से मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं, इतना पता रखो बस बहुत है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसी में लगे रह जाते हैं। हल्का सा याद रखो, अगर यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग अच्छे से इसको टैकल कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आप यहाँ पर भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक टॉपिक को ही हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, बट बहुत सारी चीजें थी कवर करना था। देखो, एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली,
ठीक है, WHO के तहत ही होती है ये, इसको ध्यान से समझ लो। कोविड था, बहुत सारी न्यूज में रही, उस टाइम पे नहीं सवाल पूछा गया, लेकिन अब पूछ सकता है सवाल यूपीएससी, ध्यान से समझ लो इसको। इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लो, देखो अच्छे से देख लो, बेसिक बेसिक चीजें हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है इसको लेकर। एक तो ये याद रखो, ये है क्या, मैंने बोला WHO के तहत है ये, तो क्या है WHO के तहत? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या है? के तहत ये है निर्णय निर्माणकारी निकाय है। ठीक है, निर्णय निर्माणकारी निकाय, समझ में आ जाना चाहिए यहां पर। अगर यूपीएससी ऑप्शन में दे तो बिल्कुल ध्यान से रखना। डिसीजन कौन लेगा उसमें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बन गई, उसका कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना, यही है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो उसके डिसीजन लेती है। पहली चीज तो ये याद रखो। अब जो सदस्य देश हैं WHO के सदस्य हैं, वो इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सदस्य शामिल होंगे इसमें। और WHO का एक कार्यकारी बोर्ड है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसने अगर मान लीजिए कोई एक स्वास्थ्य का एजेंडा कोई निर्धारित किया है, ठीक है, कोई एजेंडा तो निर्धारित करेंगे ना वैश्विक के देश सभी मिलकर, तभी तो काम करेंगे। जब एजेंडा ही नहीं है, मान लीजिए एजेंडा ये है कि भाई 2030 तक हमें एड्स से फ्री करना है वर्ल्ड को, ये एक एजेंडा है, इस पर बात करनी होगी। इसको लेकर फिर ये काम करता है कौन? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसको लेकर फिर काम करती है उस एजेंडे पर जो एजेंडा कार्यकारी बोर्ड ने डिसाइड किया है। कार्यकारी बोर्ड क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, आपका कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, अब एक तो ये देखो, अब इसके कार्य क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के क्या कार्य हैं, मैंने ये तो बता दिया, निर्णय निर्माणकारी निकाय है। काम क्या क्या करती है ये? पहली चीज तो ये याद रखो, WHO की क्या नीतियां रहेंगी, ठीक है, उनकी नीतियों का निर्धारण करती है। जल्दी जल्दी देखो भाई, बहुत कंटेंट है आज। ठीक है, नीतियों का निर्धारण करती है पहली चीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों का। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर WHO ना समझ पा रहे हो तो भाई, इसीलिए मैं करंट अफेयर, अब ये वीडियोज इसलिए करंट अफेयर पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, मैंने वैसे बता सारा कुछ रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, WHO है, इसके बारे में चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो WHO की नीतियों का निर्धारण ये करती है। दूसरा, महानिदेशक जो होता है, डायरेक्टर जनरल जिसको बोलते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी यही करती है। कार्यों की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल जो पॉलिसीज होती है, इसकी वित्तीय नीतियां हैं, कैसे क्या होगा चीजों को, इनका भी जो की निगरानी जो है वो ये करती है। ठीक है, एक और याद रख लो, इसका जो कार्यक्रम जो होते हैं, उसका जो बजट है, ठीक है, उसकी समीक्षा करती है, अनुमोदन करती है। समीक्षा और अनुमोदन, बस इतना याद रखो। दो कंफ्यूजन किस पे करेगा, एक तो ये याद रखो, ठीक है, महानिदेशक की नियुक्ति करती है, ठीक है, WHO की नीतियों का निर्धारण करती है, बस इतना याद रखो। बजट कौन बनाता है, इतना भी थोड़ा सा देख लो। और इधर ये वाला देखो, निर्णय निर्माणकारी निकाय है ये, इसको बस अगर पूछेगा सवाल तो इस पे आएंगी चीजें। ठीक है, इसको लेकर दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, एक और याद रख लो, इसका प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है ना, अब मिलेंगे तो सही ना कहीं पे, बात कैसे करेंगे, तो ये होता है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा। ज्यादातर देखिए यहीं पर होती हैं चीजें, बहुत अच्छी जगह है ये, तो यहाँ पर ये चीजें की जाती हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं ये भी बताऊंगा कि WHO का कार्यकारी बोर्ड क्या है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई, जल्दी से, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकारी बोर्ड, इसके बारे में भी पढ़ लो, क्योंकि भारत के जो है थे स्वास्थ्य मंत्री, वो इसमें नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अब कार्यकारी बोर्ड है तो इसके बारे में देख लो भाई। इसमें पहली चीज तो ये है कि 34 तकनीकी सदस्य होते हैं। तकनीकी सदस्य मतलब बेसिक जो है क्वालिफाइड लोग होते हैं, इसमें हर व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, गठित होता है ये। और दूसरा, ये जो तकनीकी सदस्य हैं 3 वर्ष के लिए ये लोग निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। दूसरी चीज इसकी ये है, इसकी वर्ष में 2 बार बैठकें होती हैं। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझो इस चीज को, भारत में संसद है, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं उसको। किसको? जो आपकी कैबिनेट वगैरह होती है, अस्थायी बोलते हैं। स्थायी किसको बोलते हैं? नौकरशाही को बोलते हैं ना हम। जो IAS IPS अधिकारी होते हैं वो क्या हैं? नौकरशाही, उसको स्थायी बोलते हैं। काफी समय तक रहते हैं, फिर ये तो 5 साल इनमें पता नहीं है रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर से चले चुन के आएंगे, क्या होगा इनका, ये अस्थायी है। उसी तरह से आप देखो यहां पर क्या बोला गया है, कार्यकारी बोर्ड। और कार्यकारी बोर्ड का मतलब जो बेसिक वर्क करेगा, जो बेसिक चीजें करेगा, तो इसकी तो ज्यादा बैठकें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। ठीक है, इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या चीजें हैं इसको लेकर,
अब वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है, इसमें अब वो लोग मिले, प्रतिनिधि नेता मिले उसमें, उसके उन्होंने कोई तो डिसीजन लिए होंगे, ठीक है, उन निर्णयों को लागू करना, निर्णयों को लागू करना, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो अभी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसके निर्णयों को लागू करने को लेकर, इसको लेकर चीजें करना है, ठीक है। जो इसका अध्यक्ष है, जैसे मैंने बोला था ना कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री इसमें चुने गए थे अध्यक्ष के तौर पर, इसका अध्यक्ष जो है वो 6 क्षेत्रीय समूहों से आता है, ठीक है, 6 क्षेत्रीय समूह हैं, उनमें से चुना जाता है। क्षेत्रीय समूह मतलब अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य और पश्चिमी प्रशांत, ये सब चीज़ें जो हैं इनका चक्रीय आधार पर अध्यक्ष चुना जाता है इसमें से, ठीक है। बस इतना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये याद रखो, 3 वर्ष 2 बैठकें, WHO के निर्णयों को लागू करना, और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करनी है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। देखो, एक है ओपन स्काई टीटी, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन स्काई संधि। ये क्या बला है, ठीक है, ओपन स्काई संधि पढ़ लो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि है क्या। देखो मैं एक चीज बताता हूं, देखो आपको पता है कई बार ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका, रूस, इन सब में इतना डरा दिया जाता है कि युद्ध होने वाला है, सिचुएशन खराब हो गई है, रूस परमाणु हमलों का भंडारण कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ये सब बातें बोली जाती हैं ना। तो ये जो अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाए कि ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन फैला दी जाए कि रूस हमला करने वाला है अमेरिका पे, या अमेरिका हमला करने वाला चीन पे, तो कितना बड़ा बवंडर हो सकता है कि नहीं, आपस में हो सकता है अमेरिका पहले ही अटैक कर दे। तो एक विश्वास बना रहना जरूरी है कि नहीं, आप खुद सोचो, एक विश्वास तो बनाना जरूरी होगा ना। बस वही यही है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये जो देश है ना, मेन जो देश है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, आप सदस्य तो कोई भी बन सकता है, तो ये जो भी इसका सदस्य होता है वो क्या करते हैं कि आपको एक देखने देते हैं कि आप अपने जहाज भेजिए, अपनी नौसेना वगैरह का भेज दे कोई ऊपर से, और आप आके हमारा देख लीजिए कि हमने कुछ नहीं कर रखा है, हमने कोई भंडारण नहीं कर रखा है, हम आपके तरफ कोई अटैक नहीं करने वाले हैं, ठीक है, कोई हमला नहीं करने वाले, ताकि किस चीज के लिए, ये विश्वास जो है इसकी बहाली हो सके, ठीक है। तो ये चीज तो बिल्कुल बेसिक है। इसको लेकर एक ट्रीटी की गई थी, ठीक है, 1992 में, इसको ही बोलते हैं ओपन स्काई ट्रीटी, ताकि आप इस तरह से आके देख सकें चीजों को लेकर, है ना। तो देख सकते हैं देश इस तरह से 2002 में ये लागू हुई। 34 राष्ट्र जो हैं इसके पक्षकार हैं, 34 देश हैं इसमें शामिल, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की जैसे चीज़ें इसमें शामिल है। अमेरिका ने हालांकि बाद में जब ट्रंप था तो उन्होंने बोला था हम इससे हट रहे हैं, ठीक है, अमेरिका हट गया था, इससे हट रहे हैं, उन्होंने ये बोला था। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या भारत है क्या इसमें? तो आप बिल्कुल भारत नहीं है इसमें, ठीक है। हम किसी को इजाज़त देते ही नहीं है कि हमारे आके हमारी चीज़ें आप लोग देख सको, ठीक है, इजाज़त नहीं देते। तो बस इतना याद रखो, ओपन स्काई ट्रीटी है क्या, प्रश्न पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आगे देखते हैं भाई। G7 ग्रुप के बारे में भारत को बार बार आमंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। G7 में भारतीय प्रधानमंत्री को बार बार आमंत्रित किया जाता है, बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले 2-3 साल में ये ग्रुप, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो। पहले तो ये देख लो इसमें है कौन कौन। कनाडा है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कम है ना। G20 के पूछ तो यूपीएससी ने G20 के देश पूछ लिए, बताइए 2021 का प्रश्न है, G20 में कितने 20 देश शामिल है उसमें, फिर भी पूछ लिया उन्होंने। पर वो लॉजिकल क्वेश्चन था, वो दिमाग से यूज करना था उसको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। पर पूछा तो उन्होंने ना, तो आपको साथ क्यों नहीं पूछ सकता है, वो पूछ सकता है ना। तो इसको याद रखो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। ये 7 देश हैं जो इसमें शामिल हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना भाई, लिख लेना कहीं पे। दूसरी चीज, अब अच्छा है क्या ये, अगर आप अंदाजा थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये देश क्या है, औद्योगिक देश हैं एक तो, ठीक है, थोड़े विकसित कंट्री हैं इसमें, औद्योगिक देश हैं, और प्लस अगर आप इनको देखेंगे तो ये देश क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं इनको, ठीक है। तो लोकतांत्रिक देश हैं, इनका एक ग्रुप है ये। और दूसरा एक चीज ये देखो, इससे पहले ना ये 1998, जैसे मैंने बोला कि 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 2014 तक, ठीक है। इस दौरान इसको G8 बोला जाता था, और G8 में इन देशों के साथ साथ प्लस एक रूस भी शामिल था, ठीक है। बट रूस ने 2014 में क्रीमिया को हड़प लिया था, उस वजह से रूस को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था इस ग्रुप से, ठीक है। तो तब से ये G7 के रूप में कार्य कर रहा है। एक चीज तो ये याद रखोगे। दूसरी चीज ध्यान से समझो, एक तो जो जहां पे यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, इसकी सदस्यता के लिए ना, इसकी सदस्यता के लिए
कोई औपचारिक मानदंड है ही नहीं, किसको रखेंगे, कोई औपचारिक मानदंड नहीं है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि लोकतांत्रिक देश हैं, ये हैं, वो हैं, बट इसकी औपचारिक कोई मानदंड नहीं है कि किसको सदस्यता दी जाएगी। पहली चीज तो ये है, ठीक है। विकसित देश जो लोकतंत्र है उसके उदाहरण इन देश में है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है, प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है, मिलते हैं। मैंने अभी बोला ना, भारतीय प्रधानमंत्री को बार बार जो है आमंत्रित किया जाता है। काम क्या करते हैं ये लोग बैठक में, ठीक है। वैश्विक आर्थिक शासन जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा ऊर्जा नीति वगैरह है, इसको लेकर बात करते हैं आपस में। मतलब ये सब कॉमन ही होता है, हर मतलब मिलने का एजेंडा क्या होता है, अब ये किसको क्या पता क्या बात करेंगे ये, ठीक है। बोल देते हैं पब्लिकली इस पे बात करने, बात हो सकता है चीन और रूस को कंटेन करने की हो रही हो, ठीक है। ये आप लोग समझते ही हैं। अब आपके मन में आना चाहिए, मैंने आपको बोला भारत को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं मतलब क्या है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। भारत इसका, ऑब्वियस सी बात है, भारत विकसित देश नहीं है, लोकतंत्र तो है, बट इन देशों ने भारत को शामिल नहीं किया है अभी, है ना। आमंत्रित करते हैं भारत को बैठक के लिए, बट पहले उसके अलग रीजन है, चीन को कंटेन करना है ना, चीन को कंटेन करना है तो भारत की जरूरत है, बस इसलिए आमंत्रित करते हैं, और कोई लॉजिकल रीजन मुझे समझ में आता नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत का उभार हो रहा है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर भारत का उभार हो रहा है, तो मजबूर हो गए हैं ये G7 वाले देश, भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते ये लोग। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई बार मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारत ने हासिल की है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं है कि भारत को नजरअंदाज किया जाए, तो ये अच्छी चीज है। G7 के बारे में जो चीजें भाई मैंने आपको बताए हैं, भूलेंगे नहीं एक भी चीज आप लोग, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। अब जैसे मैंने बोला कि G7 पढ़ लिया तो G20 भी पढ़ लेते हैं। आज ना बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समूह। जो मान लीजिए बच्चों देखो, मैक्सिमम संस्थाएं कवर हो जाएंगी, मुझे लगता है ये जो शुरू की वीडियोस हैं अभी आईआर की, इसमें से मैक्सिमम संस्थाएं कवर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई संस्था बची मान लीजिए, तो लास्ट में मैं जैसे जो एक मैंने बोला ना आप लोगों को कि मैपिंग की एक लेके आऊंगा, एक ऐसी चीज जो न्यूज में हो ना हो बट मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। मैपिंग के लिए कुछ कुछ एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे साउथ चाइना सी है, उसको तो हम आज भी देखने वाले हैं। उसके अलावा भी मैं उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हिंद महासागर के देश हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं, ठीक है, जल संधि, स्थल संधि, कोई भी ऐसी चीज है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। समुद्र को लेकर कैस्पियन सी है, जैसे मान लीजिए, है ना, खाड़ी देश हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग चीजें पढ़ लेंगे, लाल सागर, ये सब। तो उसके लिए मैं एक मैपिंग की वीडियो लेकर आऊंगा, इतना अच्छे से बता दूंगा ना कि उसमें आपको सवाल आपका गलत होगा ही नहीं। कुछ कुछ मैपिंग का हम लोग इसमें देख भी रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने मैपिंग देखी थी, लास्ट में इस वीडियो में भी लास्ट में 3-4 मैप मैंने इन्वॉल्व किए हैं, वो अच्छे से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है काफी। अंतरराष्ट्रीय समूह है भाई, ठीक है, इसको लेकर ध्यान रखो। दूसरा बहुत बड़ा ग्रुप है भाई ये। दूसरी चीज, इसमें लगभग अगर आप सभी देशों को शामिल कर लो ना, तो जीडीपी उनकी 80% है वर्ल्ड की, ठीक है। तो विश्व की 80% जो जीडीपी है वो इसमें शामिल हो जाती है। और जनसंख्या देखोगे तो 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये समूह, ठीक है, जो भी देश इसमें शामिल है। 1999 से 1999 से इसकी प्रत्येक वर्ष जो है इसकी बैठक होती है, ठीक है। और 2008 से थोड़ा ज्यादा रेगुलर तरीके से ये चीजें हो रही हैं। अब एक चीज देखो, इसमें ना जो G20 है, एक तो याद रख लो कि भारत शामिल है, ऑब्वियस सी बात है भारत शामिल है इसमें, ठीक है, इसको लेकर समझना है। दूसरा एक देखो, एक वित्त ट्रैक है, इसके 2 ट्रैक हैं। एक वित्त ट्रैक बोला जाता है इसको, फाइनेंशियल ट्रैक, और दूसरा एक बोला जाता है शेरपा ट्रैक, ठीक है। शेरपा बैठ के पता क्या होती है, इसको भी याद रखो। शेरपा अगर मान लो, वैसे पूछेगा नहीं यूपीएससी, बट पूछ ले के लिए तब भी याद रखो आप लोग, शेरपा बैठक होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक समझौता है, उसको अंतिम रूप देने के लिए ना उससे पहले एक नॉर्मल बात कर ली जाती है, ठीक है। एक पहले ही आपस में सहमति बना लो, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। तो उसको अंतिम रूप देने से पहले जो बैठक की जाती है, जो वार्ताएं की जाती हैं, उसको बोलते हैं क्या, शेरपा ट्रैक या शेरपा वार्ताएं, ठीक है। तो ये 2 ट्रैक हैं इसके। अगर यूपीएससी सीधा पूछ लेना वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक किससे संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है कि G20 से। इस तरह के सवाल बहुत पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इससे G20 से संबंधित हैं। और फाइनेंस ट्रैक में क्या है, जो आर्थिक नीतियां हैं,
ठीक है, उसके बारे में बात होगी। वित्त का मतलब क्या होता है, फाइनेंस को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर इसमें संबंधित में बात होती है। और शेरपा को लेकर मैंने आपको बताए कई मुद्दे होते हैं, जैसे राजनीतिक संबद्धता की बात हो, भ्रष्टाचार का विरोध हो, विकास हो, व्यापार हो, बहुत सारी चीजें इसको लेकर पहले जो अंतिम समझौता होने से पहले जो वार्ताएं होती हैं उसको बोलते हैं शेरपा ट्रैक। ठीक है, अब इसको लेकर अच्छे से समझ लो। दूसरा, इस संस्था को ना, ये जो G20 है, इसको कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन हासिल है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, संस्थाओं का समर्थन है, यूएन तो होगा ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये सब चीजें इसको समर्थन करते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये बात। दूसरा, भारत को मैंने क्या बोला, भारत जो है इसका संस्थापक देश है, तो यूपीएससी इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि संस्थापक है क्या, नहीं, बिल्कुल संस्थापक है। जब से G20 ग्रुप की स्थापना हुई है भारत तब से इसमें शामिल है। अब आप लोगों को इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो, अब ये पढ़ रहे हैं तो एससीओ को कैसे भूल सकते हैं हम। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन। वैसे जब मैंने आप लोगों को वो करवाया था, आईआर के कंटेंट करवाए हैं कुछ वीडियो, उसमें भी इसका बारे में बहुत बार जिक्र किया मैंने, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियोस देख लोगे तो भाई बहुत हेल्प होगी मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा, आप देखो इसके बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था इसलिए बन जाता है। देखो, नाटो का ना प्रतिसंतुलक बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रतिसंतुलक, यूपीएससी अगर सीधा ही पूछ लेना तो याद रखना है इसको, क्यों बोलते हैं। मैं ये कहता हूं, देखो नाटो का मतलब क्या है। नाटो का मतलब ये है 1949 के टाइम पे ये बनाई गई थी। ठीक है, शीत युद्ध जब चल रहा था उस दौरान इसका गठन किया गया था। नाटो बनाया क्यों गया था, आपको पता है कि अमेरिका ने ये बात बोली थी कि जो देश इसमें शामिल होंगे, किसी एक देश पर अगर आप अटैक करोगे तो हम जो हैं आपके सब मिलकर अटैक करेंगे, यही बात है। और नाटो को लेकर यूक्रेन रूस में वॉर भी चल रहा है। तो नाटो का प्रतिसंतुलक इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना, रूस है, चीन है, ये देश हैं इसमें, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो देखोगे आप, मध्य एशिया के कुछ देश हैं इसमें, तो ये जो एक बैलेंस देखोगे आपको दिखेगा कि नाटो के अगेंस्ट चीजें हैं ये। अगर नाटो कुछ करता है तो ये थोड़ा उभर के आने वाला देश है। और भारत एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं पर इसमें एक सदस्य ऐसा है जिसको आप मान नहीं सकते कि अमेरिका अपने शत्रु के रूप में तो नहीं ही देखता है। ध्यान से देखो, अब इसके बारे में जब संस्था है तो इसके बारे में पढ़ लो। एक तो क्या है, स्थायी अंतर सरकारी संस्था है, ये याद रखना है। अंतर सरकारी मतलब सरकारें आपस में मिलती हैं, सरकारी संगठन है ये। तो इस और है क्या, राजनीतिक भी है, ये बात वो तो मैंने आपको बताया ना, सभी संस्थान का ऐसे ही करते हैं, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और प्लस सैन्य संगठन भी है ये। ठीक है, इसीलिए तो मैंने इसको नाटो का प्रतिसंतुलक बोला है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में की गई। ठीक है, और कुछ नहीं है, जैसे क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दे होते हैं ना, आतंकवाद, अलगाववाद, धार्मिक चरमपंथवाद, वो कहीं ना कहीं पर इसके केंद्रीय विषय हैं। ठीक है, आतंकवाद को लेकर मुख्यतः ये बात करता रहता है। ये चीजें हो गई। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर ध्यान से समझो इस चीज को, अगर यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि संघाई स्प्रिट जो है, ठीक है, संघाई स्प्रिट जो है ये किस संस्था का, मान लीजिए किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लेकर ये यूपीएससी पूछ ले तो आपको आंसर में देना है एससीओ। ये एससीए से जुड़ी हुई एक चीज है, कुछ नहीं था। जब स्टैब्लिश किया गया था ना इसको, तब इसको संघाई स्प्रिट के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बोला गया था कि ये संघाई स्प्रिट है। ठीक है, मतलब आपस में बस कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा याद रखो। प्रश्न अगर संघाई भावना बोल सकते हो इसको आप हिंदी में। अब इसकी कार्य संरचना के बारे में देख लो भाई, बीच में बहुत जा रहा है ना, संस्थाओं के बीच में जा रहा है यूपीएससी, अंदर की चीजें पूछ रहा है। इसके अंदर एक तो है भाई, एक याद रखोगे, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, अब एक तो ये है, ध्यान से समझो इसको। अब हेड ऑफ स्टेट काउंसिल का मतलब क्या है, निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है एससीओ में। ठीक है, निर्णय का सर्वोच्च निकाय है, इसको याद रखेंगे भाई अच्छे से। ठीक है, निर्णय का सर्वोच्च निकाय है ये हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसमें आपको पता ही है कौन मिलेंगे, राष्ट्र प्रमुखों के जो मैन होंगे, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं, वो इसके लिए है। दूसरा एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सरकार के प्रमुखों की परिषद। सरकार के, राष्ट्र के प्रमुखों की थी वो, सरकार के प्रमुखों की परिषद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, ये क्या है,
ये दूसरा, अब पहला ये हो गया तो दूसरा बड़ा निकाय है, ये दूसरा बड़ा निकाय है। जो बजट होता है ना इसका, वार्षिक बजट, इसका अनुमोदन करता है ये, वार्षिक बजट का अनुमोदन करता है ये। तो दो याद रखेंगे अगर पूछ ले यूपीएससी, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद और सरकार के प्रमुखों की परिषद किससे संबंधित है। दूसरा अगर ये पूछ ले, इन दोनों में कंफ्यूज कर सकता है, निर्णय निर्माण, अगर मान लीजिए इसके सामने ये लिख दे, ठीक है, राष्ट्र प्रमुखों की सुरक्षा परिषद के सामने ये लिख ले, इसके सामने ये लिख ले, तो दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। एक और याद रखोगे इसको लेकर चीजें, इसमें एक संस्था है रैट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, ठीक है, इसको रैट्स बोलते हैं, इंग्लिश में फिर से बोल रहा हूं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, ये आप याद रखो, क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता से निपटने के लिए कार्य करती है ये। तो इसको बस इतना याद रख लो, अगर यूपीएससी प्रश्न में पूछे कि रैट्स किससे संबंधित है तो एससीओ से रिलेटेड है इसके अंदर क्या, इसके अंदर आतंकवाद से रिलेटेड कार्य करते हैं यही देश आपस में मिलकर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, रैट्स को नहीं भूलेंगे हम लोग, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद को नहीं भूलेंगे, सरकार के प्रमुखों की परिषद नहीं भूलेंगे, संघाई स्प्रिट नहीं भूलेंगे, जितनी सारे इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं, प्रति संतुलित नहीं भूलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, अब देखो क्या भारत है क्या इसमें, ऑब्वियसली भारत है, ठीक है, भारत इसमें सदस्य शामिल हो चुका है 2017 में, शुरू से नहीं था। प्रश्न पता क्या यूपीएससी कंफ्यूज क्या कर देगा, क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है, गलत हो जाएगा, संस्थापक सदस्य नहीं है। ये बेसिक चीजें याद रखनी है। आपको लगता है पढ़ा है मैंने फिर भी सवाल गलत, इसीलिए तो गलत होते हैं, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो। देखो भारत सदस्य है लेकिन 2017-18 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब संस्थापक कैसे हुआ, तो यहीं पे कंफ्यूज कर देगा यूपीएससी, क्या भारत एससीओ का संस्थापक सदस्य, नहीं, संस्थापक सदस्य नहीं है, बट सदस्य है, अब सदस्य बन चुका है। और भारत जहां बनता है ना वहां पाकिस्तान पहले ही भागा भागा आ जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान भी जैसे ही भारत ने अप्लाई किया वैसे ही पाकिस्तान ने बोला मुझे भी बनाओ, मुझे भी बनाओ, हर जगह उसका ये रहता है, ठीक है, बच्चों की तरह जिद करना उसके वो है। तो मैंने आपको बता दिया ये प्रतिसंतुलक को लेकर चीजें। तो अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब ये पढ़ रहे हैं तो ओपेक के बारे में देख लेते हैं, ये भी एक संस्था है, बहुत बार न्यूज़ में रहती है, आप लोगों ने सुन। एक तो ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा पेन चलने में भी इसमें दिक्कत आ रही है। देखो ओपेक है क्या, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, यहां से याद रखना, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग मतलब निर्यात करने वाले जो देश है ना, निर्यात करने वाले, किसका निर्यात, तेल का निर्यात करने वाले देशों का ये एक संगठन है, इसको ऐसे याद रखो। दूसरा, इसमें 13 जो निर्यातक देश शामिल हैं, तेल निर्यातक देश, मैं फिर से कह रहा हूं, तेल मतलब पेट्रोल वगैरह, ठीक है, निर्यातक देशों का एक संगठन है। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था, मूलतः किसने स्टैब्लिश किया था, ये याद रखोगे भाई आप, ईरान, इराक, आपको पता है ना तेल ज्यादातर इन्हीं देशों में मिलता है, कुवैत, ठीक है, सऊदी अरब प्लस वेनेजुएला। तो अगर संस्थापक देखोगे तो ये देश हैं, वेनेजुएला, ठीक है, इन देशों ने शुरू किया था। और कब स्टैब्लिश किया गया था इसको, 1960 में, 1960 में स्थापित किया गया था बगदाद में, तो ये भी याद रख लो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसका, अब जनरली ये देखो कि भाई ये देश निर्यात देश, जो देश हैं मतलब निर्यातक देश हैं, इन लोगों ने क्यों बनाया होगा इसको, क्यों, इसीलिए तो बनाया होगा कि भैया हम थोड़ा इससे जुड़ी जो नीतियां हैं, ठीक है, पेट्रोलियम की नीतियों का क्या कर सकें, समन्वय कर सकें, किस तरह से तेल बढ़ाना है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है तेल का, पेट्रोलियम की नीतियों से का समन्वय और एकीकरण, ठीक है, आपस में मतलब एक जैसी नीतियां रहे। अब ये नहीं है कि कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया, कम करने लग गया, ठीक है, या फिर किसी ने भंडारण एकदम से ज्यादा कर दिया, किसी ने प्रोडक्शन कम कर दिया, वो सब चीजें आपस में ये लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भैया उस हिसाब से रखेंगे कि सबको बेनिफिट होता रहे, ठीक है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में है, ये भी याद रख लो भाई, हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर थोड़ा सा इससे अच्छे से याद रख लो। देखो बच्चों, एक तो ये समझ लो कि भारत इसमें सदस्य है क्या,
आप खुद लॉजिकल तरीके से देखो, भारत तेल निर्यातक देश नहीं है मैक्सिमम, ठीक है, जितना ये लोग करते हैं। अब तो भारत थोड़ा सा रिफॉर्म करके उसमें से सुधार करके पेट्रोल एक्सपोर्ट भी करता है, बट उस तरह से नहीं, हमारे पास यहाँ ज़्यादा पेट्रोल है नहीं, तो भारत इसमें शामिल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, एक और समझ लो, यहाँ पर एक देश बोला जाता है ओपेक प्लस, ठीक है, ये भी एक ग्रुप है। ओपेक के बारे में जान लिया तो इसके बारे में भी जान लो। इसमें अब क्या होगा, मैक्सिमम प्लस का मतलब क्या है, कुछ ऐसे देश होंगे जो गैर ओपेक, मतलब ऐसे भी देश होंगे ना जो ओपेक से बाहर होंगे, उनमें भी तेल का प्रोडक्शन अच्छा होता होगा और अच्छे निर्यात करते होंगे, तो उन देशों को भी इसमें शामिल करके एक नया ग्रुप बना दिया गया। इसमें ज्यादातर कौन से देश हैं, जैसे अजरबैजान है, ठीक है, जैसे बहरीन है, अगर आप देखेंगे जैसे मैक्सिको है, ठीक है, जैसे दक्षिण सूडान या सूडान है, ठीक है, तो ये सब देश जो हैं इसमें शामिल है। तो ओपेक प्लस कुछ अलग से नहीं है, बस इतना याद रखो, जो देश यहाँ पर मतलब अलग से, मतलब इन देशों में शामिल नहीं है, ओपेक में नहीं शामिल है, बट बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा करते हैं, उन देशों को इसमें शामिल करके एक नया ग्रुप बना लिया गया है, बस इतना याद रखो। दूसरा एक और फैक्ट छोटा सा याद रख लो अगर, तो भारत जो है ना तीसरा बड़ा पेट्रोल आयातक देश है। यूपीएससी अगर बोल दे पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा बड़ा पेट्रोल आयातक देश है। तो ये चीजें आप लोग भाई ओपेक से रिलेटेड अच्छे से याद रखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यूएन की कुछ ट्रीटीज देखते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि, ठीक है, ये आप इसको याद रखो। अब इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो पहली चीज तो ये है कि ये विधिक रूप से बाध्यकारी है, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मतलब विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब यूएन के तहत है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूएन की आर्म ट्रीटी है तो यूएन के तहत ही होगी, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा ये है, जो पारंपरिक जो शस्त्र होते हैं, ठीक है, जो पुराने शस्त्र हैं, जैसे मान लीजिए टैंक वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं, पारंपरिक जो शस्त्र हैं, इनके वैश्विक व्यापार को विनियमित करती है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, इनका जो ट्रेड होता है ना, जो पारंपरिक शस्त्र, ये वर्ड जरूर याद रखना, यहां पे कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी। पारंपरिक जो शस्त्र हैं उनके व्यापार को नियमित करती है, ठीक है। तो चीन हालांकि इसमें शामिल हो गया है, बट भारत जो है इसमें हस्ताक्षर करता नहीं है, ठीक है, भारत नहीं भाई। तो आप भारत ने क्यों नहीं शामिल हुआ इसमें, भारत ने सिर्फ इतना बोला है कि देखो हमारा ऑलरेडी जो राष्ट्रीय निगरानी सिस्टम है ना, पारंपरिक शस्त्रों के ट्रेड को लेकर, इसको लेकर जो हमारा राष्ट्रीय सिस्टम है, व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी है, तो हमें आपकी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो भारत इसमें शामिल नहीं है, बस इतना याद रख लो, प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी। आगे चलते हैं भाई जल्दी से, इकोसोक के बारे में पढ़ लेते हैं। यूएन का एक निकाय है इकोसोक, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नाम लिख लीजिएगा भाई, नाम मैं जो बोल रहा हूं बस वो लिख लीजिएगा वहां पे, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब इसके बारे में देख लो, देखो 1945 में आपको पता है यूएन की स्थापना हुई थी, तो 6 निकाय थे उसमें, उनमें से एक अंग है ये, ठीक है, 6 निकायों में एक है ये, पहली चीज तो ये समझो। दूसरी चीज ये है, देखो इसमें अब बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, तो क्या करेगी, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है ये, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल काम, मतलब नाम ही उसका इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ना, तो इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज जो होंगे उसको लेकर काम करेगी ये, बस, और कुछ ज्यादा है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रश्न ये पूछ सकता है, देखो इसमें ना कुछ इसके सहायक निकाय हैं, ठीक है, सहायक निकाय हैं, जो मैंने बोला ना यूपीएससी अंदर जाके सवाल पूछ रहा है, वो देख लो कौन कौन से हैं इसमें। एक तो महिलाओं की स्थिति पर आयोग, महिलाओं की स्थिति पर आयोग, ठीक है, ये अगर पूछ ले यूपीएससी किससे जुड़ा हुआ है, अब महिलाओं की स्थिति पर आयोग है तो क्या काम होगा इसका, लैंगिक समानता को लेकर बात करना है ना, तो ये इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा एक और आता है कार्यक्रम और समन्वय
समिति, ठीक है। ये बोलते हैं कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसको सीपीसी बोलते हैं बच्चों, इसको सीपीसी बोलते हैं। ये भी इसका सहायक निकाय है, ठीक है। तो ये भी इसका सहायक निकाय होगा। तीसरा एक और है जनसंख्या एवं विकास आयोग, जनसंख्या एवं विकास आयोग, ठीक है। कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है सीपीडी बोलते हैं इसको, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये चीजें जो हैं ये भी इसका सहायक निकाय, बस हल्का सा बस इतना याद रख लो और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इतना इसमें ये चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा भाई हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। एक हम सीपीवी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक है हमारा राष्ट्रीय रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ठीक है। इसका नाम लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। OPCW बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन। अब देखो ये रासायनिक वर्ड याद रखना है बस, ठीक है। इससे आपको ये संगठन कभी भूलेगा नहीं। इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखो भाई। पहली चीज तो इसको इस्टेब्लिश कब किया था, 1997 में, ठीक है। कहां पर इस्टेब्लिश किया गया था, हेग, नीदरलैंड, ठीक है। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। दूसरा अब ये देखो बेसिकली क्या है, जो रासायनिक हथियार है ना, रासायनिक जो होते हैं केमिकल वेपन जो होते हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम करती है ये, ठीक है। कि उसका कोई इस्तेमाल ना कर पाए कोई देश, उनको खत्म करने का काम भी करती है ये संस्था, ठीक है। तो 1997 मैंने क्या बोला, रासायनिक वर्ड याद रखोगे ना, केमिकल वेपन समझते हो ना, केमिकल वेपन परमाणु हथियारों से कहीं ज्यादा घातक होते हैं ये। कोई केमिकल आपको बताया मिला के डाल दिया जाए, किसी से उस पर अटैक कर दिया जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको लेकर रूस ज्यादा हालांकि इसका इस्तेमाल करता रहता है समय समय पर। तीसरी चीज आप भूलोगे तो नहीं भाई, केमिकल वेपन को लेकर प्रतिबंध लगाने का काम करती है, भूलोगे तो नहीं क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इसको लेकर। दूसरा, क्या भारत शामिल है, ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना इंपॉर्टेंट समझौता है तो भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक चीज यहां पर ये देखो, इस संस्था को ना नोबेल सम्मान दिया गया था, पता है क्यों, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया। इसने क्या किया, जितने विश्व में रासायनिक हथियार थे ना, रासायनिक जो हथियार थे, केमिकल वेपन जो थे, उसका लगभग 90% इसने खत्म कर दिया। 90% को खत्म करने में इसने क्या हासिल की, सफलता, ठीक है। तो ये याद रखोगे, बस इतना याद रखो। भारत शामिल है, 1997 में स्थापित है, हेग में है, रासायनिक हथियार को लेकर प्रतिबंध लगाने का काम करती है ये संस्था, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका भाई। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो एक और संस्था है IAEA, ठीक है। इसके बारे में भी देख लो, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में देख लो। देखो पहली चीज तो ये है, स्टैब्लिश कब की गई थी, 1957 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। दूसरी चीज ये है इसके बारे में, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो तो नाम से ही दिख रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है। देखो काम क्या करती है ये, जो भी इसमें सदस्य देश है ना, सदस्य देश जो हैं के साथ, सदस्य देशों के साथ परमाणु तकनीकों के, फिर से ध्यान से देखो, परमाणु तकनीक जो है ऊर्जा को लेकर है बेसिकली, ये परमाणु तकनीक के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा। मैं आपको ना एकदम क्रक्स बता रहा हूं ताकि आप लोग भूले ना, प्रश्न में दिखेगा तो बस वो पता होना चाहिए ये संस्था का बेसिक काम क्या करती है, को बढ़ावा, ठीक है। अब ये आप याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे उसको, ठीक है। 1957 में बनी थी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका नाम है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो ये काम करती है, भूलोगे नहीं ना भाई, इसको लेकर याद रखना है चीजें, ठीक है। IAEA के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। आगे देखते हैं भाई, AIIB यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे ज्यादा बार सवाल पूछे जाने वाला संस्थान है ये। इसको बोलते हैं एशियन, हिंदी में भी वही बोलते हैं भाई, इसको बच्चे परेशान हो जाते हैं कई बार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक,
ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये याद रखेंगे। अब इसको लेकर सवाल यूपीएससी इसलिए पूछा है क्योंकि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है ये। देखो पहले तो इसको बारे में याद रखो, ये क्या है, बहुपक्षीय है, कई देश शामिल हैं इसमें, बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक है ये एक। अगर आप देखोगे ना तो इसको स्टैब्लिश पता किसने किया था, चीन ने, इसीलिए यूपीएससी का ये काफ़ी टॉपिक भी रहता है, चीन से जुड़ी हुई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं भाई। और काम क्या है इसका, अब एशियन है ना ये, तो एशिया में क्या करेगा, ये डेवलपमेंट का काम करेगा, देखेगा, ठीक है ना। एशिया में सामाजिक और आर्थिक स्थितियां जो हैं उसको उन्नत करता है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को उन्नत करने का काम करता है ये बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न जो बनता है, क्या भारत इसका सदस्य है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या इसका भारत संस्थापक सदस्य है, तो बिल्कुल दोनों चीजें सही हैं, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। प्लस एक चीज आप और याद रखेंगे कि भारत जो इसमें दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, दूसरा बड़ा शेयर धारक है। और सबसे पहला कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसने स्टैब्लिश किया है, चीन ने, तो पहला होगा चीन, दूसरा है भारत। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ठीक है, इस बैंक में। और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर यूपीएससी पूछता है बार बार, जिसको लेकर सवाल पूछा गया है, ठीक है, बीजिंग में है, कंफ्यूज कर देता है शंघाई के साथ, ठीक है, तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करोगे ना, यूपीएससी बार बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे 3 से 4 बार सवाल है भाई पिछले 5-6 सालों में, ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग अब मुझे लगता नहीं है कि गलती करोगे। देखो भाई, कुछ बच्चे अगर चाहते हैं कि वो अच्छे से टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में भाई वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब देखिए करंट अफेयर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसी तरह का पूरा स्टैटिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, पूरा स्टैटिक आपका, ठीक है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। देखो होता क्या है जनरली यूपीएससी में ना, सबसे बड़ी कमी इसी की है, होता क्या है, हमें ये नहीं पता होता कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं पता है, किस चीज़ में क्या रिसोर्सेज है, कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करनी है, ऊपर से उसमें से टेस्ट ले लिया जाए, प्रॉपर टेस्ट ले लिया जाए कि जब आप चीज़ें देख रहे हो, कर रहे हो, तो आप जो पढ़ाई आपने की उसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए जाए और आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दिया जाए। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर रखी हैं, काफ़ी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो, उसमें वीकली मैं टारगेट देता हूँ, उस टारगेट से आपका टेस्ट होता है हर संडे को, और प्लस उस टारगेट से आपका ऑरल, और जो जनरली क्या होता है उसमें प्री और मेंस के प्रश्न देता हूँ मैं, तो आपका कॉपी इवैल्यूएशन जो प्रश्न आप भेजते हो लिख के मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, उसका पर्सनल बेसिस पे मैं इवैल्यूएशन करता हूं, बहुत अच्छे से मार्क्स आप लोगों को मार्किंग के तो तहत पे होती हैं चीज़ें, और बहुत अच्छे से मतलब आपका हर चीज़ पूरा सिलेबस जो है, अगर बच्चे 2024 को, मैक्सिमम बच्चे इसमें 2024 वाले हैं, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो भाई तो फरवरी मार्च 2024 तक लगभग उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो इसमें पार्टिसिपेट करना तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, ये नंबर जो है मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है ये नंबर, और आपका ये व्हाट्सएप का नंबर भी है और कॉल का नंबर भी है 9718112484, इस पर कॉल करके आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, देखो एक है संस्थान और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब आप लोगों ने AIIB पढ़ लिया ना तो अब ADB देख लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस पर भी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। ये एस्टेब्लिश कब किया गया था ना, 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये देखो एशिया पे केंद्रित है, वो भी एशिया पे केंद्रित था वैसे, पर ये उससे पुराना बैंक है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा इसका उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कोई अमेरिका, उसने चीन ने एस्टेब्लिश नहीं किया, ये फिलीपींस में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में आपको दिखेगा, मनीला में, ठीक है, मनीला एक जगह है फिलीपींस में, वहां पे है इसका। तो एक चीज तो ये, दूसरा इसमें 67 सदस्य हैं, भारत है, बिल्कुल भारत इसका संस्थापक है, संस्थापक सदस्य है, ठीक है, तो ये नहीं भूलेंगे आप लोग। दूसरा अगर आप इसमें देखेंगे जो इसका भारांश है, जो मतलब इसमें जो पार्टिसिपेशन है, या 5 बड़े शेयर धारक कौन से हैं, तो 5 आप याद रख सकते हो इसमें, 5 शेयर धारक कौन से हैं इसमें। जैसे सबसे ज्यादा जो शेयर है ना इसमें जापान का है, ये याद रखेंगे भाई, कंफ्यूजन हो जाती है अमेरिका है या जापान है, तो पहले नंबर पर जापान है, दूसरे पर अगर देखेंगे तो अमेरिका दिखेगा आपको, ठीक है, तीसरे पर अगर आप देखेंगे तो चीन दिखेगा, और चौथे पे अगर आप देखेंगे तो भारत दिखेगा आपको, ये अच्छी बात है, ठीक है। टॉप 5 में हम इसमें भी हैं, और 5वें नंबर पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ठीक है। तो ये 5 शेयर धारक याद रखेंगे। सबसे पहले कंफ्यूज क्या कर सकता है, क्या भारत इसमें सेकंड शेयर धारक नहीं, वो इसमें नहीं है, AIIB में है,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें भारत सेकंड बड़ा शेयर धारक है। कंफ्यूजन भी मैं आपकी यहाँ पर दूर करता चला जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, भारत संस्थापक है, बिल्कुल संस्थापक है। हेडक्वार्टर अगर वो कंफ्यूज कर दे किसी और जगह पे तो याद रखेगा फिलीपींस मनीला में है, 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। काम कुछ नहीं है भाई, एशिया में डेवलपमेंट को लेकर काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया, आगे चलते हैं भाई, ठीक है। एक मेकांग गंगा सहयोग जो है, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको, MGC, ठीक है। लिख देता हूं, मेकांग नदी है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, गंगा भी नदी है, मेकांग गंगा सहयोग, ठीक है। ये भी एक संस्था है, इसके बारे में देख लो। इसमें देखो, पहले तो ये देखो, इसमें 6 सदस्य हैं, ठीक है, 6 सदस्य हैं इसमें। भारत है एक तो, प्लस 5 अगर आप देखोगे तो आपको आसियान देश मिलेंगे। कौन कौन से? कंबोडिया, लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, इसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, ठीक है, थाईलैंड वियतनाम है इसमें। तो ये 5 देश इसमें शामिल हैं अगर आप देखेंगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि ये बेसिकली होती क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है। ये देखो, दोनों ये कहते हैं कि ये जो दोनों नदियां हैं ना, इनकी सभ्यताएं बहुत पुराने समय से आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये लोग आपस में क्या करते हैं, सांस्कृतिक सहयोग करते हैं, शिक्षा को लेकर काम करते हैं, पर्यटन को लेकर काम करते हैं, बस ये है, ठीक है। और शुरू कब किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था, वर्ष 2000 में शुरू किया गया था ये लाओस से। एक यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट था उसमें, एक यहाँ पर देखो जेनेवा कन्वेंशन, क्या है ये, बस इतना याद रख लो। जेनेवा कन्वेंशन अगर पूछ ले, न्यूज में रहती है, ये है क्या, तो आप लोग बताएंगे कि युद्ध के दौरान सैनिकों तथा नागरिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आप भूलोगे नहीं। जब अभिनंदन जी वहां चले गए थे, है ना, आपको पता है पुलवामा में अटैक हुआ था, चीजें हुई थी, जब वो उनके पीछे पाकिस्तान के जहाज को मारने के पीछे वो चले गए थे पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहां पर उनको किडनैप ही कर लिया गया था, एक हिसाब से सेना के द्वारा रख लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। तब हम लोगों ने सबसे ज्यादा न्यूज में इसी को देखा था ना, जेनेवा कन्वेंशन को देखा था कि नहीं देखा था? तो ये वही थी, क्या था, युद्ध के दौरान हो या वैसे ही आपके देश में कोई सैनिक चला जाए, चीजें चली जाएं, उस सिचुएशन में आप देखिए ना, युद्ध में सैनिक, कई बार आप क्या होता है कि बहुत सारे सैनिक आप कब्जे में ले लेते हो, बहुत सारे नागरिक आपके कब्जे में आ जाते हो, तो उसके क्या क्या उनके साथ कोई मानवीयता का कोई रिश्ता नहीं है क्या आपका, ठीक है। कोई तो मानवीयता रखोगे ना, उनकी कई बार कोई गलती भी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल लोगों की क्या गलती, मान लीजिए कोई देश आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक है, देश के नागरिक हैं, देश के अगेंस्ट तो कोई भी जा नहीं सकता है, बट जनरली क्या उनके साथ कोई इंसानियत नहीं दिखाई जाएगी। तो इसलिए इस कन्वेंशन को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि उनके साथ आप एक बेहतर जो है बिहेवियर आप उसको सुनिश्चित कर सको, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे देखते हैं भाई, नाटो के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, मैंने बताया था 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था ये, क्योंकि न्यूज़ में है ना काफ़ी, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 1949 में स्टैब्लिश किया गया था, मैंने आपको बता ही दिया है। ये भी क्या है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, ये अलायंस है ये एक, ठीक है। और अलायंस कौन सा? सैन्य अलायंस, ठीक है। कुछ नहीं है, अमेरिका ने बोला है ग्रुप में, अगर किसी एक पर अटैक हो गया ना, जो इसके सदस्य हैं, किसी एक पर अटैक हो गया तो इसका मतलब पूरे नाटो पर अटैक है, फिर हम लोग मिलकर जवाब देंगे। बस डराने के लिए किसको? सोवियत संघ को उस टाइम पे डराने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। और इसका बस इतना याद रख लो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मोटो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, कितनी बार न्यूज़ में भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में एक जगह है ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए भाई, याद रखो इसको अच्छे से। एक चीज और याद रखो, OIC, ये भी काफी न्यूज में रहता है, इस्लामिक सहयोग संगठन बोलते हैं इसको। 1969 में स्थापित किया गया था ये, ठीक है। एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, सरकारों के स्तर पर है ये, अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। मुस्लिमों के हितों की रक्षा की बात करता है ये, ठीक है, मुस्लिमों के हितों की रक्षा की ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामिक सहयोग संगठन बोला ना मैंने, मुस्लिमों को ही हितों की रक्षा की बात करता है ये। अब देखो कितनी एक द्वंद की बात है, भारत में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं ना, सेकंड ज़्यादा भारत में रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भारत को ना तो इसमें पर्यवेक्षक बनाया गया है, ठीक है, क्यों? पाकिस्तान नहीं आने देता ना, पर्यवेक्षक है, ना ही भारत इसमें सदस्य है। तो ये याद रखोगे, OIC में ना भारत सदस्य नहीं है,
ठीक है, भारत नहीं है इसमें। बस यहाँ पर इतना याद रख लोगे तो सवाल अगर आएगा तो गलती नहीं करोगे। ठीक है, एक और यहाँ पर देख लो, अलग से ही देख लेते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है ये। तो एक ही देखो यहाँ पर, यूरेशियन आर्थिक संघ बोलते हैं इसको, यूरेशियन आर्थिक संघ। ठीक है, इसको बोलते हैं EU। इसके बारे में अच्छे से देख लो। एक तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए। ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए स्थापित एक संगठन है। कौन कौन है देख लेते हैं इसमें। आर्थिक एकीकरण के लिए स्थापित एक संगठन है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, कब शुरू हुआ था ये? 2015 में। ठीक है, प्रभावी हुआ था ये। सदस्य कौन कौन है इसमें? ठीक है, थोड़ा सा ये देख लो, रूस है इसमें, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, ठीक है, आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है। ठीक है, ये भैया इसके संगठन है। अगर आप देखोगे तो भारत इसमें नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, भारत नहीं है, रूस का एक संगठन है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए काम करते हैं ये लोग, बस इतना देख लो इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम भाई, जो गल्फ काउंसिल है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, खाड़ी सहयोग परिषद जो है, इसके बारे में भी देख लो भाई जल्दी से। ठीक है, ये क्या है? इसमें 6 देश शामिल हैं, क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है, खाड़ी जो पर्शियन गल्फ है ना जो, ठीक है, उसके साथ के जो देश हैं इसके सदस्य हैं, बस इतना याद रखो, आपस में मिलकर सहयोग करते हैं। कौन कौन सदस्य हैं जल्दी से देख लो। बहरीन है, ठीक है, ओमान है, कुवैत है, ठीक है, कतर है, सऊदी अरब है और UAE है। ठीक है, ये इसमें देश हैं, याद रखोगे, 6 देशों का एक संगठन है ये। ठीक है, आपस में मिलकर सहयोग करते हैं। 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था ये। ठीक है, सहयोग और क्षेत्रीय मान मतलब आपसी सहयोग करने के लिए ये लोग इस्टेब्लिश हुए हैं। सब लोग देश ऐसे ही करते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है ये। तो ये भी आप लोगों का यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, एक और फैक्ट याद रखोगे यहाँ पर, आपको पता है ना डायस्पोरा क्या किसको कहते हैं? जो भारतीय बाहर रहते हैं। ठीक है ना, भारत के लोग जो अन्य देशों में रहकर काम करते हैं, चीज़ें वहाँ पर स्टैब्लिश हैं उनकी, तो उनको बोलते हैं भारतीय डायस्पोरा। कई बार भारतीय प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करते हैं। बस इतना याद रखो, सबसे ज़्यादा भारतीय डायस्पोरा के फॉर्म में कहाँ रहते हैं? सबसे पहले नंबर पर है USA, दूसरे नंबर पर अगर याद देखोगे तो UAE में मिलेंगे आपको। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखोगे तो मलेशिया, और चौथे पे देखोगे सऊदी अरब। बहुत कन्फ्यूज़न होती है, सबको लगता है सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सऊदी अरब में है। 5वां भी अगर वैसे ज़रूरत तो है नहीं, 5वां अगर देखोगे तो UK है। ठीक है, बस इतना याद रखो, UA और UAE दूसरे पे है। ठीक है, USA में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, UAE में सबसे सेकंड नंबर पर रहते हैं। बस इतना भी याद रखोगे तो याद। एक और चीज़ याद रखो, एक रेमिटेंस वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? मतलब बाहर के जो प्रेषण बोलते हैं इसको हिंदी में, बाहर के जो हमारे लोग रहते हैं ना, वो पैसा भेजते हैं। ठीक है, वहाँ कमाई करते हैं, अपने घरों में यहाँ पर भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा भेजने वाले कौन हैं? भारतीय हैं। भारत इसमें सबसे पहले नंबर पर है वैश्विक स्तर पर। इतना भी ये, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की कोई भी चीज़ छूट जाए, तो इतना याद रखो। एक मैंने आप लोगों को जब IR करवाया था तो एक संस्था के बारे में बताया था। संस्था क्या मतलब? एक समझौता था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। प्रश्न पूछ चुका है UPSC 2015-16 के टाइम पे, फिर भी याद रख लो, फिर से पूछ सकता है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना बोलते हैं इसको। ठीक है, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। ये देखो, ये कुछ नहीं है, ईरान और P5+1 देशों के साथ जो वार्ताएं चलती रहती हैं ना, आपको पता है अमेरिका एक बार पे बाहर हो गया था। ठीक है, ईरान प्लस P5 देश तो आप समझते हैं ना, जो 27 सदस्य हैं, अमेरिका वगैरह और चीन और ब्रिटेन, फ्रांस और अब रूस, ये P5 हो गए, +1 है यहाँ पे। तो एक तो ये पूछ सकता है कि +1 कौन है, तो ये जर्मनी है। ठीक है, इनका जो ईरान और P5+1 के साथ जो वार्ता चलती रहती है, उसमें इन्होंने ना 2015 में एक एग्रीमेंट किया था कि ईरान को उस पर मना लिया था, बाद में अमेरिका पीछे हट गया उससे, उसको बोलते हैं JCPO। तो अगर जैसे UPSC ने प्रश्न पूछा था वो ऐसे ही था, JCPO न्यूज़ में रहता है, ये है क्या? तो ये ईरान से संबंधित एक समझौता है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, एक और देख लो, अगर पूछ ले कि जिबूती आचार संहिता या इसको बोलते हैं जेद्दा
जेदा संशोधन, ठीक है, जेदा क्लियर है ना भाई, जे दा, ठीक है, डबल दा है इसमें, जेदा संशोधन। ये मान लीजिए यूपीएससी पूछ ले कि ये न्यूज में रहता है, ये है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे। कुछ नहीं है, ये समुद्री मामलों से संबंधित एक समझौता है, ठीक है, समुद्री मामला, बस इतना भी याद रख लोगे ना तब भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमें प्रश्न सही करना है, हमें डिटेल नहीं चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, दन की खाड़ी है, लाल सागर में जहाजों के साथ होने वाली जो डकैती होती रहती है ना, उससे जुड़ा हुआ है ये, उसको सुरक्षा प्रदान करना है उन जहाजों को, ठीक है, उससे जुड़ी कुछ चीजें हैं, बस इतना इतना समुद्र अगर वर्ड याद रहा तो प्रश्न गलत नहीं होगा, बस मुझे ये लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आज की वीडियो भाई थोड़ी डिटेल में बढ़ती जा रही है, क्या करें हम, कंटेंट इतना ज़्यादा, मैं नहीं चाहता कुछ छूटे। 5 आईज न्यूज़ में रहता है, ठीक है, जापान ने बोला था कि मैं इसमें शामिल होऊंगा। इसमें कौन से देश हैं बस इतना याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, ब्रिटेन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और एक आपका जो मेन रहता ही है अमेरिका, ठीक है। इन देशों का एक ग्रुप है, और ये बनाया क्यों गया था, ये एक नेटवर्क बोलते हैं इसको, कि हम एक नेटवर्क हैं, ठीक है। उत्तर कोरिया और चीन का जो नॉर्थ कोरिया है और चीन का जो बढ़ता हुआ जो दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बना गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे कोई खतरा होता है ना, वो कहते हैं कि इससे इनसे जो खतरे हैं उनका प्रत्युत्तर देने के लिए हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे भाई। P5 आईज में क्या भारत है, नहीं है, बस ये याद रखोगे, भारत नहीं है इसमें, ठीक है, गलत कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी, तो बस 5 आईज के नाम से ये ग्रुप बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। एक थोड़ा सा और देख लो, एशिया, अगर यूपीएससी ये पूछे, क्योंकि यूपीएससी ने एक सवाल पूछे हैं पहले ये एक्ट को लेकर, एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट, इनिशिएटिव एक्ट जो है, बस एक तो ये याद रखना कि ये एक्ट न्यूज में था, मान लो यूपीएससी पूछ ले ये न्यूज में था, कौन सा देश लाया, ये अमेरिका की तरफ से लाया गया। इसको याद रखने का तरीका पता है क्या है, आपको पता है ना कि पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है उसमें चीन दिक्कत करता रहता है, इंडो प्रशांत में, तो चीन, अमेरिका ने बोला कि हम इसको रीअश्योर करेंगे, ठीक है, आपकी सुरक्षा को लेकर, तो उस तरह से एक एक्ट बनाया गया। हल्का सा याद रख लो, तरीका कोई भी आपका हो सकता है। एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट अगर पूछ ले यूपीएससी की, न्यूज़ में था, कौन से देश ने लाया, तो अमेरिका याद रखेंगे, बस इससे ज़्यादा और आप लोगों को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आगे देखते हैं भाई। अब थोड़ा सा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हम लोगों का है उसमें हम लोग देख देखते हैं, जो परमाणु संधियाँ हैं ना, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना। प्रीवियस ईयर आप लोगों ने, अगर जिन बच्चों ने देखा है उनको तो पता है कि हर बार ही सवाल आता है उस पर, चाहे वो एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, इसके बारे में हल्का हल्का देख लेते हैं, बस आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक तो ना पीटीबीटी है, इसको बोलते हैं पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, 1963 में आई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो, क्योंकि शुरुआत में ये थी, सबसे पहले ये थी। क्या था इसमें, वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में, जल के भीतर, ठीक है, इन सब जगहों पर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध आरोपित करती, टेस्ट नहीं कर सकते आप, परमाणु टेस्ट नहीं कर सकते, बस ये याद रखो, ठीक है, प्रतिबंध आरोपित करती थी, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है। दूसरा देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो दो देखो, जिस पर सवाल यूपीएससी बार बार पूछता है। एक है एनपीटी, ठीक है, ये लगभग 1967 के टाइम की ट्रीटी है ये, और एक है सीटीबीटी, ठीक है, सीटीबीटी बोलते हैं इसको, दोनों देख लेंगे, 1996 की है ये, ठीक है। बिल्कुल आसानी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। एनपीटी के बारे में देखो, ये बेसिकली इसमें पता क्या बोला गया, एनपीटी में ये बात बोली गई कि आप, एक तो क्या है, एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता इसके अंदर लाई गई। बाध्यकारी मतलब कि आप लोग क्या करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, बाध्यकारी प्रतिबद्धता इसके अंदर लाई गई थी। देखो इसमें है क्या, देखो ध्यान से समझ लो इस चीज को, देखो इसमें पता है गेम खेल गए कौन से देश, इन्होंने पता क्या बोला, इन देशों ने, इसकी जो संगठन था इसमें ये बोला गया इस संधि में कि जो जिनके पास तो परमाणु हथियार हैं, जैसे P5 जो देश है ना,
उस टाइम पे परमाणु हथियार संपन्न देश थे, तो बोला कि इनके पास हैं, इसके अलावा जो देश हैं वो अपना क्या ना तो टेस्ट कर सकते हैं ना परीक्षण करेंगे, अगर उनके पास कोई थोड़ा बहुत है भी तो उसको क्या करेंगे, वो नष्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये बकवासबाजी नहीं है कि आप इनके पास क्यों हैं फिर, ठीक है, मतलब ये राज करना चाहते हैं बाकियों पे, तो इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया, भारत ने किया इसका विरोध, और भारत ने इसको क्या नहीं किया, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। आप ना विरोध याद रखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं चीजें। क्या एनपीटी में भारत शामिल है? बिल्कुल नहीं, भारत ने मना कर दिया। भारत ने बोला ये तो भेदभावपूर्ण है, आप लोगों ने तो एक लाइन खींच दी कि ये संपन्न है, ये संपन्न नहीं है, जो संपन्न कभी हो भी नहीं सकते, तो ये तो अपनी मनमर्जी करेंगे ना। फिर सीटीबीटी लेकर आए इन्होंने, इसमें ये बोला कि आप हर जगह मान लीजिए परमाणु टेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पृथ्वी पे हो, ठीक है, चाहे वो समुद्र में हो, हर जगह इसका परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध। तो भारत ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। भारत ने बोला पहले आप इस चीज को क्लियर करो, ये चीज सबका हटना चाहिए किसी भी। भारत हमेशा कहता है, देखो भारत पता क्या बोलता है कि आप जो ये निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हो ना, डिसआर्मामेंट की, ये पूरी तरह से यूनिवर्सल होना चाहिए। आप बकवासबाजी करते हो, आप ना गेम खेलते हो, आप चाहते हो कि कुछ लोगों के पास बना रहे हो, हमारे पास ना रहे, ये नहीं हो सकता है। अगर खत्म होगा तो सभी देशों में खत्म होगा, फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये भारत का एकदम से पक्ष रहा है, आप लोग, मुझे लगता नहीं है कि कभी गलती इसमें लेकर करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया, ध्यान से देखो इसको। एक इसमें कुछ चीजें और हैं जो प्रश्न जिन पे और बनने की संभावना, ये तो भैया मैंने बता दिया, आपका जो पृष्ठभूमि है ना, इसको लेकर सवाल बनते रहे हैं, आप लोग गलत नहीं करोगे। अब देखो एक ट्रीटी और है, इसको बोलते हैं TPNW, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में, क्योंकि लेटेस्ट है ना, इसके बारे में देख लो। देखो ये क्या है, ये भारत देखो इसमें भी शामिल नहीं हुआ है। बेसिकली भारत ने ये बोला है कि भाई ये जो चीजें हैं ना, ये इस पर बात होती रहती है। ये बेसिकली क्या है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये एक और लेके आए हैं कि आप इसको परमाणु जो आपके हथियार है ना, इसको खत्म करने के लिए ये एक नई ट्रीटी है। भारत ने बोला आप करते क्या हो, आप पहले एक मंच आपने बनाया हुआ था CD, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये है क्या, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बोलते हैं इसको, निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन है, ठीक है। भारत बोलते हैं यही एक मंच है जिस पर बात हो सकती है। ये कोई बकवासबाजी आप नया से फिर से लेकर आ गए, आप इस पर बात करो ना, ये चल रहा था पहले, इस पर बात करो आप, ठीक है। तो भारत ने इसमें भी शामिल होने से मना कर दिया कि हम नहीं इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। ये वैसे क्या है, ये आईकेन एक संस्था है, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, उसके प्रयासों के कारण इसे 2017 में अपनाया गया था, ठीक है, आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। हालांकि ये लागू हो चुकी है ये ट्रीटी, ठीक है, कुछ देशों ने साइन कर दिया इस पर, ये लागू हो चुकी है, भारत शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक याद रखोगे, सबसे जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये लागू हो गई, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भारत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अगर यूपीएससी पूछे कि TPNW जो है, ठीक है, परमाणु हथियार निषेध संधि, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसको याद रखोगे आप, परमाणु हथियार निषेध संधि बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इस संधि में क्या भारत शामिल है? नहीं, भारत इन्वॉल्व नहीं है इसमें, एक तो ये याद रखोगे। भारत क्या बोलता है कि नहीं इस पे बात करो, और ये क्या है, अब ये भी देख लो, इसको भी अच्छे से देख लो। इसको पहली चीज तो ये है कि ये 1979 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और बात क्या होनी थी, ऑब्वियस ही बात है, बात किस बात की, परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर बात होनी है। देखो जनरली पता है ये क्यों ये न्यूज में रहता है, या फिर ये इसको लेकर चिंता क्यों है, अगर आप एक देखो पूरी दुनिया ना इस समय परमाणु के गोले पर बैठी, मतलब विरोध, एक आप सोचिए बारूद पर बैठी हुई है, ठीक है, पूरी दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोचिए, अगर मान लीजिए परमाणु युद्ध होता है, सोच के देखो, अगर रूस, जैसे अभी बार बार बोलते हैं रूस अटैक करेगा, ये करेगा, मान लीजिए परमाणु युद्ध होना शुरू होता है, और मान लीजिए ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, मान लीजिए, बचेगा क्या कुछ? इतने ज्यादा हथियार हैं परमाणु, आप सोचिए बचेगा ही क्या? कितना ही विश्व है जिस पर अटैक नहीं हो पाएगा। इतने ज्यादा 5-5 हजार तक के परमाणु बम रखे हुए हैं अमेरिका, रूस के पास, ठीक है, 110 के आसपास भारत के पास भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतने अटैक होंगे तो बच पाएगा, तो वो चिंता तो रहेगी ना कि इसको खत्म करो भाई। ये मानवता के लिए कोई अच्छी चीज है क्या? आपस में मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, अब साउथ कोरिया जैसा, नॉर्थ कोरिया जैसा सन की लीडर हो कोई, वो अटैक कर देगा, अमेरिका उस पर अटैक कर देगा, इसमें आम लोगों का क्या दोष है? आम जनता का क्या दोष है इसमें?
ठीक है, जो बिल्कुल जो क्या चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं अपना, उनको क्या फर्क पड़ता है क्या इस चीज से? आप लोग क्या क्यों राजनीतिक स्तर पर ऐसा कोई सिचुएशन कर देना चाहते हो कि विश्व में मानवता को लेकर खतरा पैदा हो जाए? इसलिए परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर ये लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात ये है कि ये 1979 में भारत इसका समर्थन करता है, भारत कहता है इस पर बात हो, और ये कुछ नहीं है, अभी तो कोई संगठन नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई इसको लेकर समझौता है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ वार्ता का एक मंच है कि आप आओ, इसको लेकर हम लोग बात करते हैं, परमाणु निशस्त्रीकरण किस तरह से हमें करना है। ठीक है, ये 1979 में बना और भारत ने बोला कि ये जो आप बकवास कर रहे हो ना, इसकी जरूरत क्या थी जब ये बन रहा है इस पर। अच्छा, जब से सीटीबीटी आई है ना 1996 से, तब से इस पर वार्ता ही नहीं हुई है। देखो कितनी मतलब गलत चीज है ये, सीटीबीटी जब से आई है इस पर वार्ता ही नहीं हुई है। और क्यों? क्योंकि वो देश चाहते हैं कि भारत जैसे देश सीटीबीटी में भी इन्वॉल्व हो जाए। भारत क्यों होगा इसमें इन्वॉल्व? इसमें भेदभाव है। ठीक है, इसमें आप लोग सबका खत्म करने की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को, भाई मुझे लगता है संधियों को लेकर, परमाणु संधियों को लेकर आप लोगों की चीज बिल्कुल अब यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रश्न थोड़ा इधर उधर से भी आए तो आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप लोग गलत नहीं करोगे। जल्दी से एक टॉपिक और देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ना अंतरिक्ष युद्ध बहुत न्यूज में रहता है। अंतरिक्ष युद्ध मतलब स्पेस में युद्ध हो। ठीक है, इसको लेकर जल्दी जल्दी कुछ प्रावधान देखेंगे और भारत की स्थिति क्या देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि अंतरिक्ष युद्ध क्या होगा। स्पेस में युद्ध हो जाए, मान लो आपस में अटैक कर रहे हैं देश, वहां पे परमाणु हमला कर रहे हैं, नॉर्मल अटैक कर रहे हैं, कई तरह के अटैक होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश का सैटेलाइट खत्म कर दिया, ये भी तो अटैक ही है ना। किसी देश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, वहां पर अटैक करके आपने खत्म कर दिया, ये तो युद्ध ही हुआ ना फिर ये। तो इस तरह के कुछ युद्धों की बात इसमें शामिल की जाती है। अब देखो भारत की क्या तैयारी है इसको लेकर, पहले तो ये देख लो। मिशन शक्ति अगर आप लोगों ने सुना होगा, मिशन शक्ति न्यूज में था कुछ समय पहले, ये भारत का एक टेस्ट किया था भारत ने। ठीक है, एंटी सैटेलाइट टेस्ट बोलते हैं इसको। हमने क्या किया था, जो लोअर ऑर्बिट होता है उसके अंदर, लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं उसको, उसके अंदर जाके हमने एक अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था, ताकि हमने अपनी पावर दिखाई थी कि अगर हमारे साथ कोई हमारा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करेगा तो हम भी कर सकते हैं, हमारी पावर है। तो मिशन शक्ति याद रखेंगे, एंटी सैटेलाइट टेस्ट था ये। ठीक है, एंटी उपग्रह टेस्ट बोल सकते हो इसको, परीक्षण भारत ने किया था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ अमेरिका के पास ये पावर है, रूस के पास है, चीन के पास है। इसके बाद भारत जो है वो चौथा देश है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए। एक तो ये देश भी याद रखोगे, भारत चौथा देश है, पूछ सकता है यूपीएससी इसमें। ठीक है, मिशन शक्ति क्या है ये भी पूछ सकता है, तो ये याद रखोगे। एक तो ये, एक भारत ने ना इंड स्पेस एक एक्सरसाइज की थी, इंड स्पेस एक्सरसाइज। ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये अंतरिक्ष का एक युद्ध अभ्यास था, कृत्रिम तरीके से किया गया था, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास। मतलब छोटे ही प्रयास हैं भारत के अभी, लेकिन भारत ने किया है। ये सबसे बड़ा था जो मिशन शक्ति था, ये इंपॉर्टेंट था। अब चलो ये चीजें हो गई, अब आपके दिमाग में आना चाहिए भाई अंतरिक्ष में युद्ध को लेकर कोई निगरानी व्यवस्था है कि नहीं है। अंतरिक्ष से संबंधित कुछ संधियां हैं भाई, वो देख लो अच्छे से, उसको आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, एक तो है 1967 की, इसको बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी, बाह्य अंतरिक्ष संधि बोलते हैं इसको। गलत नहीं करोगे अगर ध्यान से पढ़ के रखोगे ना, सवाल इसी में से बनेंगे भी। ठीक है, तो बाह्य अंतरिक्ष संधि एक तो पहले नंबर पे इसको याद रखोगे। ये क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष में जो चीजें होंगी ना, उसका एक ढांचा, कानूनी ढांचा प्रदान करती है ये। मतलब अंतरिक्ष का जो इस्तेमाल है ना, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पहली चीज तो ये बोलती है। भारत इसमें शामिल है, बिल्कुल भारत शामिल है इसमें, भारत शामिल है। और इन्होंने ये बोला है कि देखो भाई, एक तो सब लोग अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, ये नहीं है किसी एक देश की वहां पर अपनी दादागिरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, पर कोई देश ये दावा नहीं कर सकता है कि हम, कोई मान लीजिए आपने कोई ग्रह खोज लिया है ना, तो आप बोलने लगो ये तो अब मेरा हो गया, मैंने खोजा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी ये रोक लगाती है। प्लस यही संधि जो है अंतरिक्ष में हथियारों की, आप सोचिए, वो करने के लिए हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है इसमें। ठीक है, हथियारों की तैनाती पर रोक है इसमें। ठीक है, तो ये गलत नहीं करेंगे भाई, इसके तहत प्रावधान है। ये जो पहली संधि है। दूसरी संधि एक 1972 की है, इसको बोलते हैं लायबिलिटी कन्वेंशन, लायबिलिटी कन्वेंशन। ठीक है, ये भी है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई। तो इसके बारे में कुछ नहीं है। अगर मान, अब लायबिलिटी है तो मतलब क्या हुआ, कोई खगोलीय पिंड है, उसका नुकसान कर दिया आपने, ठीक है, या आपका कोई खगोलीय पिंड है किसी देश में गिर विर गया, उससे जुड़ा कोई दायित्व है, तो उसके बारे में इसको इस संधि के तहत देखा जाएगा।
ठीक है, लाइबिलिटी कन्वेंशन भी हो गया। तीसरा आप देख लो एक रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, पंजीकरण कन्वेंशन लिख लो इसको, ठीक है, पंजीकरण कन्वेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाला है, ठीक है। पंजीकरण कन्वेंशन जो है 1975 का है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें आप भेजोगे बाहर, मान लीजिए आप कोई एक सैटेलाइट भेज रहे हो या कोई रॉकेट भेज रहे हो, उसको यूएन में पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्या भेज रहे हो पता तो होना चाहिए ना, इसलिए यूएन में पंजीकरण करवाने के लिए। एक और है लास्ट में भाई, मून एग्रीमेंट, यहाँ पर देख लो मून एग्रीमेंट, मून मतलब चंद्रमा, ठीक है, मून एग्रीमेंट है ये 1972 का है। इसके तहत ये बात है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चांद में अगर आप जाते हो तो उसमें उद्देश्य जो है आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं है वहाँ जाकर आप कोई अटैक कर रहे हो या कुछ और चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। और इवन कोशिश करोगे कि चंद्रमा के वातावरण को बाधित नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। अब मुझे लगता है ये संधियाँ आप लोग भूलोगे नहीं कभी, तो इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई, एक FATF है, बहुत न्यूज़ में रहता है, ग्रे लिस्ट में कभी पाकिस्तान को डाल देते हैं, कभी निकाल देते हैं, तमाशा चलता रहता है ये, है ना। तो ये न्यूज़ में बहुत रहता है, इसके बारे में देख लो। पहली चीज़ तो ये है क्या, ठीक है। इसमें ना जो इसके दो काम है ना वो देख लो। पहले इस्टेब्लिशमेंट देखो, ये कब हुआ क्या था, कब स्थापित किया गया था इसको, 1989 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और किसने, G7 देशों ने, अभी पढ़ा था ना G7 देशों का ग्रुप, उन्होंने स्थापित किया था इसको। और काम क्या है, पहले तो इसका देखो काम रखा गया था कि जो वैश्विक धन, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ही, मैंने बताया था, काले धन को सफ़ेद धन में तब्दील करना, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, धन शोधन जो है, इसको नियंत्रण करने के लिए, वैश्विक इंटरनेशनल, ठीक है, इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका काम था। पहले इसको स्टेब्लिश किया गया था, बाद में ना इसका काम बढ़ा दिया गया, किसके लिए, कि आतंकवाद का जो धन शोधन होता है, ठीक है, आतंकवादों को जो फाइनेंसिंग होती है, वित्त पोषण जो होता है, ये भी इसके कार्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो अब अगर आपके दिमाग में प्रश्न आए, दो चीजों पे काम करता है ये, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग पे, दूसरा आतंकवादियों को जो फाइनेंसिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। इसीलिए तो पाकिस्तान बार बार इसके उस पर रहता है, निशाने पे। पाकिस्तान करता है ना फंडिंग आतंकवादियों को, ठीक है, आतंकवादियों को फंडिंग करता है पाकिस्तान जो है। तो ये चीज़ें इसमें किया गया था, इसको लेकर आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भारत है क्या इसमें, ऑब्वियसली भारत सदस्य है इसमें, ठीक है, तो भारत सदस्य है, इसको लेकर भी गलती नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक अंतर सरकारी संगठन है, ये तो अब भूलना नहीं चाहिए, अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। ये भी हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चीज़ें। देखो एक समिति है, उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, शेड कटर समिति। ये याद रखना, ये किससे संबंधित है, ठीक है। शेड कटर समिति किससे संबंधित है, तो सीमा अवसंरचना जो है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसके प्रबंधन से जुड़ी हुई है, सीमा अवसंरचना से संबंधित है, ठीक है। मतलब अगर इसको नॉर्मली याद रखोगे आप तो डिफेंस से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। कुछ भी दे सकता है ना ऑप्शन में, सीमा अवसंरचना दे सकता है, रक्षा दे सकता है, तो ये याद रखोगे भाई। शेड कटर समिति आप लोग कभी भूलोगे नहीं। एक ना रक्षा अधिग्रहण परिषद होती है, ठीक है, अधिग्रहण परिषद होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका बस इतना याद रखो, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बहुत इस पर सवाल बन भी चुका है, यूपीएससी शायद पूछ चुका है सवाल, याद रखना। रक्षा मंत्री जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कंफ्यूज कर देता है यूपीएससी कि प्राइम मिनिस्टर है इसके, नहीं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होगी, रक्षा हथियारों की खरीद को लेकर डिसीजन लेती है ये, ठीक है। तो ये रक्षा हथियारों को खरीद को लेकर डिसीजन लेती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, बस ये नहीं भूलना, अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। एक और देखो, BRO है, एक संस्था है, बॉर्डर रोड, एक सेकेंड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सीमा सड़क संगठन है, हिंदी में तो आपको अब लिख लेना चाहिए जल्दी से, सीमा सड़क संगठन है ये। इसके बारे में देख लो भाई, थोड़ा सा दो चीज़ें जो इस पर सवाल बन सकता है, एक तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत है, ठीक है। सवाल बनेगा तो इसी पे बनेगा। एक चीज़ होम मिनिस्ट्री के साथ कंफ्यूज कर सकता है, याद रखना, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत है। दूसरा, इसका काम क्या है, अब मैंने क्या लिखा है इसमें, सीमा सड़क संगठन, तो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ठीक है, अवसंरचना वगैरह, सड़कें वगैरह बनाना, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कें वगैरह का निर्माण करना, ये याद रखेंगे आप, बस मिनिस्ट्री याद रखो, ये मत भूलना। एक जो इस पर और सवाल बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो ये है
क्या ये सिर्फ भारत में सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करती है? नहीं, जो पड़ोसी देश है ना हमारे, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान है, ठीक है, भूटान है, म्यांमार है, तो इसमें भी करती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी, क्या सिर्फ भारत में केंद्रित है? नहीं, ठीक है, पड़ोसी देशों में भी अवसंरचना का निर्माण करती है, सीमावर्ती अवसंरचना जो है उसके लिए। फिर से नाम इसका देख लो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत है, ये काम करती है, पड़ोसियों में भी करती है। बस जो जो चीज़ें जिस पर सवाल पूछा जा सकता है वही बता रहा हूँ। एक यहाँ पर इतना याद रखो, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत पूछ ले कि ये न्यूज़ में रहता है, ये है किससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इससे आपका क्या है, तो इतना याद रखना इसमें, बस इतना याद रखना कि ये कुछ नहीं है, ये अटैक कर, मतलब मान लीजिए इसको इतना याद रखो, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये। एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम लोगों को पीछे सैनिक रखने हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। बस इतना याद रखो, ये हमारी सुरक्षा से संबंधित एक सिद्धांत है, सुरक्षा से संबंधित एक सिद्धांत है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अगर सवाल पूछ ले तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। मैं कोई भी चीज़, आपकी कोशिश ये है मेरी कुछ छूटे ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड को लेकर थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, हालांकि उसका मैप भी मैंने लास्ट में डाल रखा है, हल्का सा देख लेते हैं। पहले तो देखो इसमें द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप हैं, ठीक है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है ये। और इसमें अगर देखोगे तो 38 ही हैं जो आवास योग्य हैं, आवास योग्य हैं, ठीक है। इसकी जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसको सैडल पीक बोलते हैं, सैडल पीक, ठीक है। उच्चतम मतलब शिखर जो है, जैसे आप देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शिखर सैडल पीक बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखोगे आप। और इसका जिस पर सवाल यूपीएससी ने एक बार पूछा था, बैरन द्वीप को, ये बैरन द्वीप पूछ लेता है ना कि बैरन जो इसका ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है, ये कहाँ पर है? ये तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थापित है। और दूसरा 2017 में इसमें उद्गार हुआ था लास्ट बार, ठीक है, तभी शायद यूपीएससी ने सवाल भी उस टाइम पे पूछा था। ये भाई क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ना इसकी मैपिंग वाला पोर्शन जो है वो मैं यहीं पे एक बार तो रफ ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से, आपका याद हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग इसका मैप भी देख लें। सबसे पहले क्या है, नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान है, याद रखोगे भाई। सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मध्य अंडमान, मिडल अंडमान बोलते हैं इसको, याद रखोगे, भूलना मत। अभी मैं जो जो बता रहा हूँ इसको रट लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके नीचे आएगा साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, ये नहीं भूलोगे। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, दूसरे नंबर पर मध्य अंडमान, तीसरे पे दक्षिण, ये हो गया क्लियर। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर यूपीएससी ये पूछे, यहाँ पर आता है क्या बोलते हैं उसको, लिटिल अंडमान। अगर पूछे यूपीएससी, अब ये एक तो ये याद रखो, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में क्या आता है आपका, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज, पैसेज मतलब कुछ नहीं होता, रास्ता होता है जल का, ठीक है। तो डंकन पैसेज किसके किसके बीच में है, अगर यूपीएससी ये पूछ ले, ठीक है। और या फिर ये कह दे कि डंकन पैसेज किसको किसको अलग करता है, तब भी याद रखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर लिटिल अंडमान आ चुका है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। और अगर ये पूछ ले कि कार निकोबार की 10 डिग्री का जो चैनल, ये यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री का चैनल बोलते हैं इसको। वैसे तो नॉर्मली ये अलग करता है अंडमान और निकोबार को, ऐसा बोला जाता है। ये है पूरा अंडमान, अब यहाँ से निकोबार शुरू हो चुका है ना, ये अंडमान खत्म हो गया यहाँ पे, या निकोबार। तो अगर सवाल ऐसे यूपीएससी ने पहले पूछा था 10 डिग्री का चैनल किसको किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को, ठीक है। अगर और स्पेसिफिक पूछ ले तो फिर लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। गलती नहीं करेंगे भाई, बहुत मेहनत से कंटेंट प्रिपेयर किया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अच्छा लगे तो शेयर भी करना भाई, बाकी आपकी मर्जी है, अगर ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई, आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो कार निकोबार और इसको अलग करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कार निकोबार के बाद में क्या आएगा, ये आएगा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक है। ये इसके नीचे सीक्वेंस बता रहा हूँ आप लोगों को, लिटिल निकोबार आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। इस सबसे एंड में है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। अब मैं इसको कहता हूँ कि इसको याद कैसे रखोगे ग्रेट निकोबार को, तो आप ये रखो, ये बहुत ग्रेट है ना, तो इसने सबका भार उठा रखा है, मतलब सबको उठा रखा है, किसने, ग्रेट ने। जिसने सबको उठा रखा है वो ग्रेट है, बस इतना याद रखोगे तो ये भूलोगे नहीं आप,
ठीक है, ग्रेट निकोबार आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को भाई अच्छे से हो गई। और अगर मैं ये कहूँ कार निकोबार और लिटिल निकोबार, इसके बीच में भी एक चैनल है, उसको बोलते हैं सोमबेरो चैनल। सोमबेरो चैनल, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी भाई, इसको याद रखोगे। अगर पूछ ले कि 10 डिग्री का चैनल जो ये वाला है, इसके इधर किस किस को अलग कर दे, मान लो जल निकाय पूछ ले, तो इधर तो आप देखोगे बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर क्या देखोगे, बंगाल की खाड़ी, ये देखो, और इधर आप देखोगे आपका अंडमान सागर। ठीक है, इससे अच्छा अब मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, मैंने चीज़ें बता दी हैं। लास्ट में हम लोग इसका मैप भी देख लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी से चीज़ें आगे भी मैप के फॉर्म में भी हम लोग देख लेते हैं। एक याद रखो, भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक है, दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट सऊदी अरब है शायद। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। और आज भी हम रूस से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। एक टाइम पे हम लगभग 72% करते थे, अब हम लगभग 56% के आसपास कर रहे हैं। बट आज भी सबसे ज़्यादा जो रक्षा आयात है हम किससे करते हैं, हथियारों का, रूस से करते हैं। तो ये भी आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक भाई चीज़ और बची है, जल्दी से अगर आप हम साथ दोगे, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं ही माफ़ी मांगूंगा इसके लिए। बट जनरली क्या करें बच्चे, अब आपको पता भी है कि बहुत अच्छा कंटेंट कवर करना है, तो लेंथ पे नहीं जाना है। ठीक है, आप मुझे देखिए 2 घंटे से बोल रहा हूँ लगातार, मैंने बीच में एक बार रोका भी नहीं है इसको। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एक जो खुफिया जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, उसके बारे में, जैसे इंटेलिजेंस को जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आसूचना व्यवस्था जो है भारत में, आसूचना मतलब इंटेलिजेंस को लेकर, उसको लेकर पढ़ लेते हैं। ठीक है, आसूचना व्यवस्था को लेकर थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से संस्थान स्टैब्लिश हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। देखो, एक तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, एनएसए जो हमारे होते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय है। ठीक है, राष्ट्रीय, सबसे ऊपर आप देखोगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये एनएसए जो है इनका ही कार्यालय है, सलाहकार कार्यालय है। अजीत डोभाल को आप लोग याद रखते होंगे। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय है। सबसे पहले तो ये याद रखो, ये इनके अंदर हेड कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका इनका कार्यालय है तो एनएसए हेड होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इसके हेड होते हैं, बस इसका याद रखो। दूसरा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, इस कार्यालय को कब बनाया गया, इसको बनाया गया 1998 में, जब हम लोग दूसरा परमाणु परीक्षण किया था ना, उसके बाद इसको स्थापित किया गया था। एक तो ये याद रखो। दूसरा, ये डायरेक्ट अगर आप देखोगे ना, ये जो कार्यालय, या फिर सीधा आप एनएसए देखोगे, तो ये सीधे किसके अंडर काम करते हैं, पीएम के तहत। ठीक है, पीएमओ जो है, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, उसके तहत डायरेक्ट वर्क करते हैं ये। तभी आपने, अगर आप लोगों ने फैमिली मैन देखी होगी वेब सीरीज, है ना, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, अगर देखा हो तो अगर आप लोगों ने उसमें देखा होगा, तो उसमें सीधा जो एनएसए जो है बार बार पीएम की तरफ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। और पीएम भी बात करती है तो बार बार किसको बुलाती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, है ना, उनको ही बुलाती है ना बार बार, तो वो वही है, वो सीधा इनके अंडर काम करते हैं, इसलिए इनको रखा जाता है। दूसरा, ये करते क्या है, देखो, सरकार की जो कार्यकारी शाखा है और जो बाकी इंटेलिजेंस की चीजें जैसे आईबी, रॉ, सबके बीच में एक समन्वय की भूमिका निभाते हैं। मतलब सब कुछ यही देखते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और रिपोर्ट करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगर इसके बारे में पढ़ा है तो भाई बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए, एक है आपका रॉ। ठीक है, बहुत बार आप सुनते होंगे इसके बारे में और पढ़ा नहीं होगा, बट ठीक है, इसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, अनुसंधान और विश्लेषण संकंद, इंग्लिश में ही याद रखा करो ऐसी चीज़ें तो। ठीक है, इसको बनाया गया था 1968 में, 1968 में बनाया गया इसको। और दूसरा ये है कि ये सीधी पीएम के तहत जो है ये होती हैं, संस्था वर्क करती है, पीएम के तहत कार्य करती है ये। और रॉ का काम क्या है भाई, आप लोगों को अगर पता हो, फिल्मों में या कई बार देखा होगा आप लोगों ने, तो ये क्या है बेसिकली, भारत के बाहर जो हमारा खुफिया सिस्टम है, ठीक है ना, भारत के बाहर जो है विदेशों में, जिसको मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का जो चीज़ें हैं वो रॉ देखती है। ठीक है, बस इतना याद रखो, एक तो पीएम के तहत कार्य करती है, भारत के बाहर की इंफॉर्मेशन जो है, आसूचना जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो रॉ लेके आती है। 1968 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और है जो हमारा आईबी है।
ठीक है, वो भी देख लेते हैं, अगले पेज पे देख लेते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बहुत बार इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, एग्जाम भी देते होंगे इसका। ये कब बनाई गई? 1887 में। ठीक है, तो ये देश की आज़ादी से पहले की संस्था है ये। और उसके बाद आप देखोगे तो ये रिपोर्ट किसको करती है? गृह मंत्रालय को। ठीक है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है ये, एक तो ये याद रखो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, रॉ जो है वो भारत के बाहर की चीजें देखती है, तो घरेलू भी तो कोई देखेगा ना, घरेलू खुफिया सूचनाएं कौन गैदर करेगा? ठीक है, ये करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, घरेलू स्तर पर कहीं पर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बहुत न्यूज़ यही लोग रखते हैं। ठीक है, तो इसको भाई आप लोग गलती नहीं करेंगे, बस इतना याद रखोगे कि ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है ये। ठीक है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। एक और संस्था है भाई, जल्दी से वो भी देख लो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर सवाल बनना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ में कम रहती है बट बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बोलते हैं इसको। इस संस्था का क्या है, एक तो स्टैब्लिश कब की थी? 2004 में, 2004 में स्थापित किया गया इसको। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, ये भारत सरकार की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। तकनीकी, मैं कह रहा हूं टेक्निकल, तकनीकी खुफिया सूची। बहुत सारी चीजें होती है ना, साइबर लेवल पर देखनी होती हैं, खुफिया एजेंसी है भारत की ये। ठीक है, 2004 में स्थापित किया गया था, तकनीकी खुफिया एजेंसी है। दूसरा, ये आप सोचिए इस किसके तहत वर्क करती है? ये एनएसए के तहत ही वर्क करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको पता है पीएमओ के तहत काम करते हैं, तो ये भूलोगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो इसको ले भी आप लोग अच्छे से दिमाग में रखोगे। एक और बची है, वो भी देख लो जल्दी से। इसके बाद हम लोग मैप ही देखने वाले हैं भाई। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। एक और देख लो, DRI बोलते हैं इसको, राजस्व आसूचना निदेशालय। राजस्व आसूचना निदेशालय। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये है। ये भी तस्करी रोधी जो चीज़ें होती हैं ना, खुफिया सूचनाएं हैं, महिलाओं का कहाँ पर तस्करी की जा रही है, बच्चों की कहाँ पर तस्करी की जाती है, तो वो जो खुफिया सूचनाएं हैं, वो खुफिया सूचनाएं ये संस्था लाती है। कई चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने आज पहली बार सीखी होंगी या न्यूज़ में आप लोगों ने दिमाग में रखा होगा। ठीक है, तो ये राजस्व आसूचना निदेशालय है, इसको बोलते हैं। किसके तहत है ये बस इंपॉर्टेंट है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1957 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, ये है इंपॉर्टेंट। जब रेवेन्यू की बात हो रही है ना, रेवेन्यू की बात, तो ये आती किसके अंदर है? तो वित्त मंत्रालय। अगर आप देखोगे तस्करी की बात है तो कंफ्यूज हो सकता है, होम मिनिस्ट्री और ये सब चीज़ें लिख सकता है ऑप्शन में, याद रखना फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है ये। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। राजस्व आसूचना निदेशालय जो है, मुझे लगता है आप लोगों का काफ़ी अच्छे से चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। एक और देख लो भाई, नेट ग्रिड जो है। ठीक है, नेट ग्रिड कुछ नहीं है, ये सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, 10 संस्थाएं हैं इसमें, IB, रॉ, इन सब की सूचना देखिए ना। अब इन लोगों को आपस में मिलकर काम करना है, खुफिया सूचनाओं का तंत्र है ये, है ना, खुफिया तंत्र है हमारा भारत का। तो इनको अगर इन्फॉर्मेशन, अब IB को कुछ चाहिए तो वो बार बार रॉ में फ़ोन कर रहा है, रॉ को कुछ चाहिए तो वो NSA में मान लीजिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं, एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ पर डाटा उपलब्ध हो। ठीक है, सबको यूज करना है, सबको पता चल सके और जल्दी से पता चल सके। आपको पता है ना, कई बार आतंकवादी घटनाओं में समय बिल्कुल भी नहीं होता, जल्दी से जल्दी हमें रोकनी होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, बस इतना याद रखो, ये गृह मंत्रालय के तहत संबंध कार्यालय है, अटैच्ड ऑफिस है ये। ठीक है, संबंध कार्यालय है। बस इस मिनिस्ट्री याद रखोगे, और कार्य मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं। नेट ग्रिड, ये जब मुंबई हमला हुआ था ना, उसके बाद इसको बनाया गया था भाई, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, उसका अटैच्ड ऑफिस है, और कुछ नहीं करता है, ये डाटा का एक जगह पर गैदर करता है, बस और कुछ नहीं है। इसको याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से कभी भूलेंगे नहीं इसको लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है भाई। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी बची थी आज की क्लास में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, थोड़ा बहुत हम अगली वीडियो में ही इसको देख लेंगे। एक और चीज़ देख लो, लॉन वुल्फ अटैक जो होता है, लॉन वुल्फ अटैक जो होता है, हमला होता है, ये होता क्या है? देखो, एक चीज़ देखो, एक तो है कि कोई चीज़ डायरेक्टेड हमला हो, मान लो कोई आतंकवादी संगठन है, कोई भी आप ले लो, IS है या कोई और है, तो ये किसी व्यक्ति को ट्रेंड करे, है ना, ये किसी व्यक्ति को ट्रेंड करे
उसके बाद उसको बोला जाए कि भाई आप जाके चीज़ें जाकर कहीं पर हमला कर दो, वो कर दो, तब तो समझ में आता है कि भाई ये डायरेक्टेड चीज़ें हैं। एक कोई व्यक्ति विचारधारा से प्रभावित हो गया, किसी विचारधारा से प्रभावित हो गया और उसने चलते चलते एकदम से कुछ भी कर दिया, बस गिरा दी, अटैक कर दिया, टक्कर मार दी किसी व्यक्ति को ऐसे ही, तो वो उसको क्या बोलते हैं, लोन वुल्फ हमला। ठीक है, लोन, इसका मतलब इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपको क्या पता, कौन किसकी विचारधारा से प्रभावित है। अगर कोई रेगुलेटेड चीजें चल रही हैं तब तो जाके भाई आप कंट्रोल कर लोगे, देखोगे कि कहाँ पर वो लोग बातें कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, बट इसको कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो इसको लेकर चीजें थोड़ा सा याद रखेंगे। देखो बच्चों, साउथ चाइना सी का मैप है ये, एक तो ये याद रखोगे पार्सल आइलैंड कहाँ पर है। ठीक है, स्कैरबोरो आइलैंड, शॉल आइलैंड कहाँ पर है, स्पेशली आइलैंड कहाँ पर है, यूपीएससी सीधा पूछ सकता है। देखो चीन पता है क्या कहता है, ये जो 9 डैश लाइन है ना, ये देखो, ये चीन कहता है ये सारा मेरा एरिया है, टोटली मेरा है। अब देखो ये फिलीपींस का भी आप सोचिए टेरिटोरियल वाटर भी है इसमें, उसका EEZ भी है, इधर से आप देखोगे मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब का भी है। ठीक है, वियतनाम का भी है। तो अब आपका कैसे हो गया ये दिक्कत है। बट आप थोड़ा सा ये याद रखो, एक तो 9 डैश लाइन को नहीं भूलेंगे आप लोग, दूसरा पार्शल आइलैंड कहाँ पर है, स्कैरबोरो आइलैंड कहाँ पर है, स्पार्शली आइलैंड कहाँ पर है, ये याद रखोगे भाई। ठीक है, साउथ चाइना सी में है, यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। एक बार हम वीडियो में भी लास्ट में जो मैपिंग की लाऊंगा उसमें भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एक ना प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने, प्रश्न पता क्या था, 2020 का प्रश्न है या 21 का प्री का, यूपीएससी ने बहुत दिमाग से प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि अंडमान है ना, ये अंडमान निकोबार, ठीक है, ये है अंडमान निकोबार, अगर आप देखोगे तो प्रश्न ये था कि कौन सा सबसे नजदीक है। ऑप्शन में श्रीलंका भी था और इधर ये था सुमात्रा। पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये सुमात्रा है कि जावा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है। तो यूपीएससी ने यही पूछा था कि इनमें से नियर कौन है। और भी चीजें रखी हुई थी, शायद उधर चेन्नई का कुछ रखा हुआ था, ऑप्शन में था। अगर आप देखोगे तो सबसे करीब क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। कितना बेहतरीन और खूबसूरत प्रश्न है। अब मैंने आपको क्यों दिखाया ये, मैंने इसलिए दिखाया कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आपको बिल्कुल एरिया वाइज भी पता होना चाहिए, कौन कितनी दूर है, इसके सीध में कौन सा सिटी आता है, कहाँ पर है, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, एक बार सवाल इस तरह से भी पूछा था कि भाई जो आपका दिल्ली है, ठीक है, इसके देशांतर पर और कौन सा देश आपको नियरेस्ट दिखता है। ठीक है, तो शायद बेंगलोर था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत डिटेल में हमें पढ़नी है और अच्छे से याद रखनी है। मैपिंग के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को बता दूं। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है, ये मिडल अंडमान पढ़ा हम लोगों ने। पोर्ट ब्लेयर याद रखना साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है, लिटिल अंडमान यहाँ पर है, कार निकोबार यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका लिटिल निकोबार है, ये आपका ग्रेट निकोबार है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो। ठीक है, आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें मिल जाए। ये यहाँ पर देखोगे तो 10 डिग्री का जो मैंने बोला है ना आपको, 10 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छे से एक बार इसको देख लेना, मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो भाई, अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए होती हैं वहाँ पर आ जाती हैं। और प्लस आप लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन के लेवल पर और भी और काफ़ी चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ, रिजल्ट वगैरह के जो अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पर भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो फॉलो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। सभी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को मेंटरशिप में पार्टनरशिप करनी हो, पार्टनर होना हो, मान लीजिए तैयारी करनी हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर रहे हो। ठीक है, मेंटरशिप का पार्ट बनना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो भाई, हम लोग बात कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से टारगेटेड तैयारी उसमें होती है, वो आप कंटेंट देख के आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने की जहमत उठा लेंगे, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है ये, बट आप लोग अगर कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम के जो बाकी बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, उनको हेल्प हो जाएगी, है ना। जो बच्चे करंट अफेयर के लिए भटक रहे होंगे उनको बहुत अच्छा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। अगर इतनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कैसा लगे वीडियो भाई, इतनी 2-2 घंटे की वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा कमेंट भी तो किया करिए, बताया तो करिए कैसा लगता है वीडियो। ठीक है, वो सुनने के लिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चीज़ें ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे कमेंट करते भी हैं, लेकिन जनरली चीज़ ये है कि जो बाकी लोग कोई वीडियो देखने आते हैं ना, कई लोग सिर्फ कमेंट के थ्रू से वीडियो देखते हैं। पहले कमेंट, आप लोग मूवीज देखने जाते हो वहां पर पहले कमेंट पढ़ते हो, ये वीडियो अच्छी है नहीं है, फिर तभी जाते हो। तो उसी तरह से इस तरह की वीडियो में भी कमेंट देखते हैं बच्चे। तो आप लोग कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बच्चे बाकी लोग देख पाएंगे। एक बार जो देखेगा तो उसको तो अच्छी लगेगी ही, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार हम लोग ज़्यादातर बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचा दें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और चीज़ों को हम लोग जल्दी से देखते भी रहेंगे। देखिए IR में अब हमारी ये सेकंड वीडियो हो गई है। ठीक है, 1 या 2 वीडियो और आएंगी तो हमारा IR पूरा कवर, आप देखिए ना, मैक्सिमम बॉडीज हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने।
ठीक है, इस लेवल का कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो यूपीएससी आपको पता है हम सबका माई बाप है, तो उसके बारे में मैं कभी नहीं कहूँगा, ऐसा कोई दावा नहीं करूँगा कि यूपीएससी को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं। ठीक है, हमारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। तो उस संस्था के लिए बस कोशिश कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से और जेन्युइन तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। वो आप लोगों को दिख ही रही होगी, 2-2 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ विदाउट पानी पिए, बिना रुके, सब कुछ किए। तो आप लोग इसको बस थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।